अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोग जो हैं वो आज एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए जमा हुए हैं। मेरे साथ हैं अब्बास, सबा, अली, जव्वार और ज़ैनब। उसके अलावा हमारे साथ शामिल रहेंगी सुमैया और सफ़िया भी, और बच्चे इवेंचुअली इसमें ज्वाइन करेंगे। मैं कहना क्या चाहता हूँ? मैं कहना ये चाहता हूँ कि एजुकेशन का या पेरेंटिंग का जो एक इम्पॉर्टेंट रोल है, और पेरेंटिंग ज़ाहिर है सिर्फ पेरेंट्स नहीं कर रहे, वो सब कर रहे हैं जो कि बच्चों की डेवलपमेंट में कोई किरदार अदा कर रहे हैं। तो हमारा एक इम्पॉर्टेंट रोल ये भी है, बच्चे को एकेडमिकली तैयार किया जाए। लेकिन एकेडमिक्स होते क्यों हैं? एकेडमिक्स क्यों कराए जाते हैं? एकेडमिक्स इसलिए कराए जाते हैं कि बच्चा रियल लाइफ में एकेडमिक चैलेंजेस को फेस करते हुए बेहतर डिसीजंस ले सके। उसको कहीं कुछ रीडिंग की ज़रूरत है तो वो रीड कर सके। हमें पता है कि बच्चे को लाइफ में ग्रो करने के लिए बहुत सारे एकेडमिक्स चाहिए। ठीक है जी। तो एकेडमिक्स देते देते कुछ ऐसा हुआ कि हम ये भूल गए कि एकेडमिक्स दे क्यों रहे थे। एकेडमिक्स इसलिए दे रहे थे कि बच्चा रियल लाइफ में उन एकेडमिक नीड्स को फुलफ़िल कर सके, रीड कर सके, लिखने की ज़रूरत हो तो राइट कर सके, अपने आइडियाज़ को शेयर करा सके, चीज़ों को क्रिटिकली देख सके, वहाँ जो उसको मैथमेटिकल टूल्स यूज़ करने हो उस मैथमेटिक्स को यूज़ कर सके, जो नॉलेज उसको रिक्वायर्ड हो अपने एरिया में रेलेवेंट वो नॉलेज उसको दी जा सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को डॉक्टर बनना है तो मेडिसिन रिलेटेड नॉलेज उसके पास हो। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम ये देख रहे हैं कि एकेडमिक्स बड़ा एकेडमिक्स हो गई हैं। जैसे एक आसान सी मिसाल है कि मैं किसी को चाहता हूँ कि वो अच्छा खाना बनाए। अच्छा खाना बनाने के लिए मैं उसको सिखा रहा हूँ आज के आलू कैसे काटते हैं। और अब मैं एक बच्चे को लेकर 18 साल तक उसको सिर्फ यही सिखा रहा हूँ कि आलू कैसे काटते हैं, और उसको भी नहीं याद और मुझे भी नहीं याद कि हमने एक्चुअली खाना बनाना था। आलू काटते 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 18 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए, और अब वो दुनिया में गया, उससे कहा जा रहा है चलो भी खाना बनाओ। कह रहे खाना बनाओ? नहीं, मुझे तो सिर्फ आलू काटने आते हैं। यानी मुझे तो एकेडमिक्स पता है, ये एकेडमिक्स रियल वर्ल्ड से कैसे कनेक्ट होते हैं, इनका यूज़ क्या होना था, ये मुझे नहीं पता। देखिए, बहुत लॉजिकल सी बात है ना कि हम अगर आपको रियल वर्ल्ड के लिए तैयार कर रहे हैं और रियल वर्ल्ड का एक्सपोजर नहीं दे रहे, तो रियल वर्ल्ड के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं। जब तक आपको रियल वर्ल्ड के में इस्तेमाल होने वाले टूल्स तो बताए जाएं, उन टूल्स को रियल वर्ल्ड लाइक इन्वायरमेंट में इस्तेमाल करना नहीं सिखाया जाए, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। आप में से थोड़ा बहुत कुछ शौक़ अब्बास भाई को ट्रेडिंग का है, तो ट्रेडिंग के शौक़ रखने वाले बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि मैं इनकी 100 घंटे की क्लास ले लूँ ना कि ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग क्या होती है, स्टॉक्स क्या होते हैं, कैसे ख़रीदते हैं, कैसे बेचते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, सब कुछ मैं क्लास लेता चला जाऊँ और एक दफ़ा भी इनको मार्केट में एंटर होने के लिए नहीं कहूँ, तो ये भाई साहब जिस दिन पहले दिन मार्केट में जाएंगे ना तो इनको लग पता जाएगा कि मार्केट में जाने की वजह से, जब मार्केट में जाएंगे तो रियल वर्ल्ड को फेस करते वक्त इनको बहुत मुश्किलात आएंगी। दूसरी बात ये कि ये सब कुछ करने के बाद जब ये 25 साल के होंगे, अगले साल इनको शादी करनी होगी, और अब इन्होंने स्टॉक्स पढ़ लिए, 20 साल तक 25 साल तक स्टॉक्स पढ़ते रहे, और अब ये मार्केट में जाते हैं और मार्केट में एंटर होने के बाद इनको पता चलता है अरे यार मुझे तो मज़ा ही नहीं आ रहा। तो मज़ा ही नहीं आ रहा तो ये तो बहुत पहले चेक हो जाना चाहिए था। तो अगेन ये हमारी गलती है एज एन एजुकेशन सिस्टम। हमने इस दुनिया में, बड़ों ने ये अच्छा नहीं बनाया हुआ। हम बड़ों ने आप लोगों के लिए जो एजुकेशन सिस्टम बनाया है वो अच्छा नहीं बनाया है। ये पूरी दुनिया का मसला है कि ये बच्चा पहले फैसला कर पाए कि वो किन डोमेन्स में उसको जाने में उसको फ़ायदा है, उसको अच्छा लग रहा है, उसको मज़ा आ रहा है, या एटलीस्ट वो ये आइडेंटिफाई कर पाए कि अगर मुझे इस डोमेन में जाने का शौक़ है तो उसमें इस लेवल की स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, इतनी एफ़र्ट करनी पड़ेगी, इतनी मुझे मेहनत करनी है तो मैं सक्सेसफुल हो सकूँगा। तो ये इतना सिंपल भी नहीं है वैसे तो, लेकिन इसकी शुरुआत तो की जाए। कम से कम बच्चों को एक्सपोजर दिया जाए उन एरियाज़ में जहाँ पर वो रियल वर्ल्ड से कनेक्ट हो सकें। तो मेरा ये आइडिया अर्ली ऑन
जो हमारे बच्चे सेल्फ लर्निंग से फ़ारिग होते हैं, सेल्फ लर्निंग से फ़ारिग होते ही उन बच्चों को रियल लाइफ से इंगेज करने का एक कॉन्सेप्ट है। आप लोग जो मेरे साथ इस वक्त कनेक्ट हुए हैं वो अभी रिसेंटली सेल्फ लर्निंग से फ़ारिग बच्चे नहीं हैं, बल्कि अब वो सेल्फ गवर्नेंस से भी फ़ारिग हो चुके हैं, अपनी प्रोफेशनल स्टडीज़ में मौजूद हैं। तो आप लोगों का तो ये लास्ट स्टेप है। इसके बाद आपको रियल वर्ल्ड फेस करनी ही है। तो उससे पहले पहले अब दिस इज़ ऑन वन हैंड द लास्ट अपॉर्चुनिटी, तो वी आर अ बिट लेट, लेकिन स्टिल एडवांटेज ये है कि आप लोग उनसे ज़्यादा मैच्योर हैं जो सेल्फ लर्निंग करके आए होते। सेल्फ लर्निंग हमारे यहाँ 5 क्लास तक हो जाती है, तो 6 क्लास के बच्चे के मुकाबले में आप लोग जो बैठे हैं, ए लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं या ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं या मैट्रिक और इंटर के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों के पास ये एडवांटेज है कि आप लोग मैच्योर हैं। आप लोग उन बातों को ज़्यादा कॉन्सेप्चुलाइज कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि मार्केट की क्या नीड्स हैं। सेकेंडली ये कि हमें इस बात का काफ़ी मौका मिल गया ये देखने का कि आपको कौन से डोमेन्स आपके ऐसे हैं जिन डोमेन्स में आपको काम करना चाहिए। अगर हम अर्ली ऑन की बात करें, वो बच्चा जो जस्ट अभी सेल्फ लर्निंग करके आया, तो उसको मैं बहुत ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ चॉइसेस दूंगा, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस कराऊंगा, ताकि ये भी आइडेंटिफाई हो कि उसके वो कौन से डोमेन्स हैं जिनमें वो ज़्यादा अच्छा कर पा रहा है। और ये भी आइडेंटिफाई हो जाए कि अगर उसने कोई ऐसा डोमेन सेलेक्ट किया है जो वो कर तो अच्छा नहीं पा रहा लेकिन पैशन बहुत है, तो ये आइडेंटिफाई हो जाए कि उसको मेहनत कितनी करनी है फिर उसमें, ताकि वो अच्छा भी हो सके। सिर्फ शौक से तो काम नहीं चलेगा। लेकिन आप लोगों के साथ जो हम वक्त गुजार चुके हैं, इन सालों में हम ये भी अंदाज़ा लगा चुके हैं कि आप लोगों के कौन से एरिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और तीसरा ये कि हम ये चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि जो बच्चों को प्रोफेशनल एक्सपीरियंस देना है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, वो एक्सपीरियंस बड़ा एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। यानी मैं आप जिस जिस चीज़ को इंटर्नशिप कहते हैं ना, इंटर्नशिप बिल्कुल अर्ली बच्चों के लिए चलेगी जो कि अभी सिर्फ एक्सपोजर थोड़ा सा चाहते हैं कि कौन सा प्रोफेशन क्या होता है। लेकिन बाय द टाइम कि आप इस स्टेज पे आ गए हैं, इस एज में आ गए हैं, ए लेवल्स के एंड पे आ गए हैं, तो अब आपको वो मीनिंगफुल करना पड़ेगा। मीनिंगफुल का मतलब क्या हुआ? अब ज़रा मुझे आप लोगों से ना ये चाहिए, इंटरेक्टिव रखना है, तो ये लेक्चर नहीं रखना चाहता। तो अब बताइए कि मीनिंगफुल से आप क्या समझे? कोई भी बोले। बोलो भाई। जी जैनब बाजी, आप बताइए मीनिंगफुल से आप क्या समझी? यानी कि कोई ना कोई नया गेन हो रहा हो, कोई नई नॉलेज, अच्छा ठीक है। कोई कोई और नई चीज सीख रहा हो और क्या, इंसान, और क्या कुछ भी ऐड हो हो सकता सकता है इसमें? एक तो ये हो गया कि लर्निंग के न्यू एवेन्यूज, ओके ठीक है। मीनिंगफुल को और कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं मजीद, इसको और रिच करना चाहें तो? जिससे आपको कोई फायदा हो रहा हो। हाँ, फायदा भी हो रहा हो। और एक और वर्ड है कि नुकसान का भी चांस हो। मीनिंगफुल हो जब आप कोई ऐसा ड्रामा करते हैं ना जिस ड्रामे का नतीजा कोई नहीं निकलना, बस सिर्फ हमने खेल खेला, खेल खेल के अपने अपने घर चले गए, तो उस लेवल के स्टेक्स नहीं होते। जब स्टेक्स हाई नहीं होते ना, तो आपकी एफर्ट का लेवल नॉर्मल होता है। जब आपको पता है कि दिस इज़ अ मेक और ब्रेक टाइप ऑफ अ थिंग, तो फिर आपकी एफर्ट का लेवल बिल्कुल अलग होता है, फिर आप ज़्यादा हायर एफर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं मीनिंगफुल से ये मुराद लेना चाहता हूँ कि ना सिर्फ ये कि हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलें जिसमें कि हम कुछ क्रिएटिविटी शो करें, बल्कि साथ साथ थोड़े स्टेक्स भी हों। यानी वो रियल वर्ल्ड हो, वाकई कोई प्रोडक्ट बन रहा हो, वाकई कोई सर्विस दी जा रही हो, एक्चुअली मार्केट के अंदर जाया जा रहा हो, रादर देन के एक उसको एक डेमो, डमी ट्रायल डेटा जो होता है ना, वो वो होता है ना ट्रेडिंग के अंदर, एक डमी अकाउंट होता है जिसमें कि आपको डमी करेंसी दे दी जाती है और आप ट्रेड करते हैं, उसमें कोई स्टेक नहीं होता। तो हालांकि आप उसमें बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही आप रियल वर्ल्ड ट्रेडिंग में आते हैं तो आपके प्रॉफिट्स गिर जाते हैं एकदम से, क्योंकि फिर आपको स्टेक्स होते हैं, आपको फैसले करने पड़ते हैं ऐसे जिसमें कि नुकसान भी हो सकता है। तो फिर आप ज़्यादा घबरा के डिसीजंस ले रहे होते हैं और वो डिसीजंस पे बहुत दफ़ा नहीं उस तरह सक्सेसफुल हो पाते। तो रियल वर्ल्ड हो भाई। अच्छा, अब रियल वर्ल्ड कैसे हो सकेगा? मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ
कि उन लोगों के लिए भी गाइड बन जाए जो और लोग कोई ऐसे चाहते हैं कि वो भी अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को जो है वो एंगेज करें, तो हमारे एक्सपीरियंसेस से फ़ायदा उठाएं। ये ग्रोइंग वर्ल्ड है और हम इन एक्सपीरियंसेस को अपने तक महदूद नहीं रखना चाहते। तो मैंने कहा कि रियल वर्ल्ड होना चाहिए जिसके के कॉन्सिक्वेंसेस हों। ठीक है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अब अगर रियल वर्ल्ड कर देंगे तो मेरा क्या रोल है इसमें? मेरा रोल ये है, हम ये समझते हैं कि ये जो जिस एक्सपीरियंस से गुजारना है, इस एक्सपीरियंस में कोई एक मेंटोर असाइन होना चाहिए। ये वो मेंटोर होगा जो उस एरिया में आपसे पहले जाके आ चुका है, उसने ये काम किया हुआ है, ताकि वो आपको उन बुनियादी पिटफॉल से बचा ले जो लर्न करते करते आपके 3 साल गुजर जाएंगे। आपको वो गलतियां जो कि मैं या वो मेंटोर करके, देख के, सीख के इस पूरे डोमेन को समझ चुका है, जो डोमेन एक्सपर्ट है, उस डोमेन एक्सपर्ट की नॉलेज का फ़ायदा यूँ होगा कि बच्चे ज़रा ज़्यादा फोकस्ड हो सकेंगे और उन चीज़ों पे काम कर सकेंगे जो ज़्यादा फ्रूटफुल होंगी। डायरेक्टली उस काम को करने में उनकी एनर्जीज लग रही होंगी जो कि कोई रिजल्ट्स क्रिएट करेंगी। और बहुत सी ऐसी गलतियाँ जो कि उनको अर्ली ऑन नहीं करनी चाहिए थी और रियल लाइफ में वो करते तो वो बड़ा लंबे अरसे में सीखते, तो वो उनसे बच जाएंगे। तो ये एडवांटेज है उस मेंटोर का। फिर सवाल ये है कि कोई भी मेंटोर बच्चों के लिए इस तरह का टाइम क्यों निकालेगा? लॉजिकल बात है ना कि भाई अगर मैं आपका मेंटोर बनने जा रहा हूँ तो चले मेरे साथ आपका कोई रिलेशनशिप है, मैं आप मुझे कुछ समझते हैं, मैं आपको कुछ समझता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि ये जी नेशनल लेवल पे प्रोग्राम होना चाहिए और इसमें इसी तरह से 8-10 बच्चे जो हैं वो एक एक मेंटोर के साथ अटैच होने चाहिए, तो कोई भी मेंटोर ये टाइम क्यों निकालेगा भाई? वो अपना वक्त क्यों लगाएगा, अपना ज्ञान क्यों बांटेगा? तो दो जवाब हैं। पहला जवाब तो ये है कि वो मेंटोर अगर ऐसा चाहे तो अपने रिलेटिव्स को एंगेज करे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ जनरल पब्लिक को ही एंगेज कर सकते हो। अगर आप मेंटोर हैं और आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी है या कोई क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी है और आप समझते हैं कि ये अगर मैं किसी कुछ मेरे पास कोई टीम छोटी सी बच्चों की हो तो मैं उनको बहुत अच्छा करवा सकता हूँ और उससे बड़े प्रॉफिट्स भी निकल के आ सकते हैं, तो आप ये सोचते होंगे कि यार ये प्रॉफिट दुनिया जान को मैं क्यों बांटूं? तो आप अपने बच्चों को बांट लें। आप उन लोगों को बांट लें जिनको बांटने में आपको सही महसूस होता है, अच्छा लगता है कि इनको जाएगा तो हाँ फिर मुझे बुरा नहीं लगेगा। सो हम कहते हैं कि ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आपको इसको सिर्फ दूसरों को कराना है। वाई नॉट योर ओन किड्स या योर ग्रैंड डॉटर्स एंड ग्रैंड सन्स और योर नीसेस और पीपल जिनको कि आपको एंगेज करना आपको लगता है कि ठीक है इसमें मुझे नुकसान नहीं महसूस हो रहा अपना टाइम लगाकर। ठीक है। दूसरा मेरा जो लर्निंग है इसमें वो ये है कि मेंटोर को ओनरशिप दे दें। मेंटोर से कहें कि इसके जो प्रॉफिट्स हैं वो आपको जाएंगे, तो मेंटोर का भी लेवल ऑफ एंगेजमेंट बढ़ जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि रियल हम बनाना चाहते हैं इसको बच्चों के लिए, तो रियल इसको मेंटोर के लिए भी बना दें, ताकि मेंटोर कहे अरे वाह ये जो भी हो रहा है, ये जो भी मेहनत हो रही है, जो भी काम हो रहा है और उसमें मैं इतना बड़ा एक्सपीरियंस ला के दे रहा हूँ। और ये बात मान लेंगे हम कि हाँ बिल्कुल अगर मेंटोर का एक्सपीरियंस नहीं होगा तो ये प्रोजेक्ट फ्लाई नहीं करेगा, ये फुस हो जाएगा, क्योंकि बच्चे वहीं घूमते रहेंगे। वो जो 50 साल मेंटोर ने सीख लिया था वो 50 साल सीखने बच्चों को 50 साल ही लग जाएंगे, तो फ़ायदा ही नहीं हुआ, तो ग्रोथ नहीं हुई। तो यस वी एग्री, वी एक्नॉलेज के मेंटोर की जो एक्सपीरियंस है मेंटोर का वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है और उस यूज़फुल एक्सपीरियंस को हम उसको काउंट फॉर करना चाहते हैं और उसको आप ओनरशिप दे दीजिए। फिर वापस सवाल घूम के आएगा कि अगर मेंटोर के पास ओनरशिप चली जाएगी तो जो बच्चे होंगे वो क्यों काम करेंगे? इसका मॉडल हमने यूँ बनाया कि बच्चों को शुरू में आप स्टाइपेंड पे रखेंगे और स्टाइपेंड जो है वो बिल्कुल छोटा सा हो, जिसमें कि बच्चों की जो पॉकेट मनी है वो तो निकल जाए, खुश भी हो जाएं बच्चे, और उसके बाद उनकी जो एफर्ट्स हैं बच्चों की
और उनका जो एक्सपीरियंस है और उनकी जो डिसीजन मेकिंग है, इसको ट्रांसपेरेंट रखा जाएगी। तो रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट है भाई, रियल वर्ल्ड है, आप सही काम कर रहे हो और या आप सही काम नहीं कर रहे हो, ये फीडबैक उनको दिया जाए। और उनके इस फीडबैक को देने का तरीका है उनकी सैलरी का राइज। तो मैं सजेस्ट करता हूँ इसमें 4 लेवल्स। पहला लेवल है स्टाइपेंड। फॉर एग्जांपल, अभी आज के दिन, आज की तारीख में 2025 के अक्टूबर में मैं कह रहा हूँ कि इसको 5,000 कर लीजिए, लेट सपोज। 5,000 में आप उसको स्टाइपेंड दें जो बच्चा फ्रेशली आपके साथ कनेक्ट हुआ है। अगर वो एफर्ट ही नहीं कर रहा, वो बच्चे को, उस बच्चे को आउट हो जाना चाहिए। तो ये रियल वर्ल्ड है भाई। अगर आप जॉब, इसको जॉब की तरह सोचिए, जॉब की तरह कीजिए, जॉब की तरह इससे कनेक्ट नहीं हो रहे तो आप इसमें, इस काम को आगे बढ़ाने में हमारे ऊपर एक डेड वेट होंगे, आपको घसीट के ले जाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो ये वो रियल वर्ल्ड फील आ गया। तो ये वो पहला लेवल है बच्चे का, स्टाइपेंड वाले बच्चे का, जो उस दुनिया में बहुत नया है। अगर उस बच्चे ने एफर्ट्स दिखानी शुरू कर दी, सिर्फ एफर्ट्स ही की बुनियाद पे मेंटोर ये डिसीजन ले ले कि यस ये बच्चा सीरियस है, सीरियस की बुनियाद पे स्टाइपेंड के लेवल 1 से लेवल 2 पे आ जाइए, यानी इसको 5,000 से 8,000 कर दीजिए। यहाँ पे आपके पास 8 से 12 तक की रेंज है। ये नंबर्स मैं एज्यूम कर रहा हूँ, हो सकता है कोई और इसको अप्लाई करे तो वो इसको किसी और तरह से, यानी ज़्यादा नंबर्स बड़े कर ले या इससे छोटे कर ले, उसका अपनी अपनी इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। एंड ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग इन रुपीज़, वी कैन ऑलवेज कन्वर्ट दैट इनटू डॉलर्स, तो या पाउंड्स। तो ये लेवल 2 होगा, जिसमें 8 से 12 के दरमियान वो बच्चा होगा जो जान लगाता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ से उस बच्चे की मेहनत की वजह से ऑटोमेटिकली उसका एक्सपीरियंस बढ़ना शुरू हो जाएगा, और ये मेंटोर अंदाज़ा लगा सकता है कि अब ये बच्चा मार्केट में किसी भी दूसरे ऐसे एम्प्लॉई के जितना एफिशिएंट हो गया है, जिसको मैं 25, 30, 35, 40 हज़ार दे रहा था। अब आप इसको थर्ड लेवल पे ले आएं, जो कि 15,000 टिल 25,000 तक जाएगा। अगर कोई बच्चा इतनी, अच्छा इसको आप बच्चों को समझाएंगे कि देखें जी आप बच्चे भी हैं और आप हमारे पास, हम आपको फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, एज अ फुल टाइम एम्प्लॉई तो आप नहीं हैं। फुल टाइम एम्प्लॉई ना होने का मतलब है आप कहते हैं जी मुझे सुबह स्कूल जाना है, हम कहते हैं ओके जाइए, तो हम आपको फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। इसी वजह से जब हमें लग रहा है कि हाँ आप ऐसा काम कर रहे हैं जो मार्केट में कोई 50,000 रुपये वाला कर रहा है, तो हम आपको 25,000 दे रहे हैं। तो ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अ, इसमें इसमें चार्म है मेंटोर के पास। चूँकि मैं ये बात इतनी वसूख से इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने बहुत लोगों को अप्रोच किया और लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं बच्चों से काम करवाने में, क्योंकि उनको लगता है यार बच्चे थोड़ा सा टाइम देते हैं, इंटरेस्टेड होते नहीं हैं, बिला वजह पैसे खर्च होते हैं, आखिर में कुछ निकलता नहीं है। तो अगर मैं मेंटोर से कहता हूँ कि भाई एक 50,000 रुपये के एम्प्लॉय जैसा काम करने वाला बच्चा 25,000 लेगा, तो वो एग्रीएबिलिटी निकालना आसान होता है उसमें से। और मैं उससे कहता हूँ भाई अगर बच्चा काम पे आ रहा है तो वो तो शुरू में 5,000 ही ले रहा है, तो कोशिश तो कर लो, स्टार्ट करो, क्यों नहीं, इस 5,000 देने में क्या मसला है आपको। तो कहते हैं हाँ 5,000 तो दे सकते हैं। वो आपको काम करता हुआ दिख रहा है, मेहनत कर रहा है, तो आप उसको 5 से 8 पे ले जाओ, 10 पे ले जाओ, हाँ ये तो आसान है। तो जब मेंटोर को आप स्टाइपेंड की प्राइस को थोड़ा सा लुक्रेटिव दिखाएंगे कि हाँ इस प्राइस में तो मैं एक टीम खड़ी कर सकता हूँ, तो वो भी एग्री करेगा कि चलो मैं इनिशिएटिव लेता हूँ, वरना ये इनिशिएटिव फुस हो जाएगा। दोनों तरफ से हमें बराबर का इनिशिएटिव चाहिए, बच्चे से भी मेहनत चाहिए और मेंटोर को भी हमें एग्री करवाना है कि वो एफर्ट करे, उसके फ्रूट्स निकलते हुए इंजॉय करे। अच्छा अगर कोई बच्चा इस लेवल पे आ गया कि अब वो 25,000, 20,000, 25,000, इवन 30,000 ले रहा है आपसे, दिस इज द टाइम, दिस मीन्स कि अब वो बच्चा उस एरिया में इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, इंडिपेंडेंट सिस्टम रनिंग, इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस के काबिल हो चुका होगा, तभी आप ये दे रहे हैं। तो ये लेवल 4 इंगेज हो सकता है। लेवल 4 है पार्टनरशिप का। अच्छा ये बात समझिएगा, ये पूरा डिज़ाइन एजुकेशनली किया गया है, यानी बच्चा पार्टनरशिप
के चार्म को उसको पहले दिन दिखाया जाएगा कि देखो ये रास्ता यहाँ रुकना नहीं है, आप अगर एफर्ट करते रहे। लेट्स सपोज एक बच्चे ने कहा जी मैं काम करता रहा, डेवलपमेंट का कोई बंदा मिल गया, उसने जो है वो सॉफ्टवेयर हाउस छोटा सा खोला, फ्रीलांस पे बच्चों से काम करवा रहा है, पहले से काम सिखाना शुरू किया, 5,000 दे रहा है, काम थोड़ा सीख गए, मेहनत कर रहे हैं, रोज़ आ रहे हैं, हाँ ठीक है चलो आर्ट कर दिया। अब वो जी फ्लटर डेवलपमेंट सीख भी गए हैं और प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर रहे हैं जिससे रेवेन्यूज़ आ रहे हैं। तो अब जनाब उसको हमने 15 कर दिया, 18 कर दिया, 20 कर दिया, बच्चा इंडिपेंडेंट हो गया, प्रोजेक्ट भी खुद पकड़ रहा है, प्रोजेक्ट पे काम भी कर रहा है, 25,000 कर दिया। अब ऑटोमेटिकली यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता ये है कि बच्चा कहे ओके गुड टू सी यू, अच्छा रहा, अब मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, ओके वो छोड़ के चला जाए, ओके चला जाए, कोई बात नहीं, क्योंकि आपको इसमें एक पाइपलाइन डेवलप करनी है, एक जाएगा दूसरा आ जाएगा। एक ऑप्शन ये हो सकता है वो बच्चा कहे कि मैं अब इस फील्ड में इतना एक्सपीरियंस हो गया हूँ कि जिस काम के आप 25 दे रहे हैं उस काम के मार्केट में 50 मिलते हैं, तो मैं वो ले लेता हूँ। आप कहें बिल्कुल ऑफ कोर्स वो ले लें, लेकिन यहाँ पे बच्चे को हम दूसरा ऑप्शन देंगे, क्योंकि इस बच्चे को हमने साल 2 साल 3 साल ट्रेन किया और यहाँ तक लेकर आए, तो हम इस बच्चे को रिटेन रखना चाहेंगे, तो अब हम इसको पार्टनरशिप ऑफर करेंगे। पार्टनरशिप ऑफर बच्चे के लिए फाइनल डील है कि वो वर्किंग पार्टनर की हैसियत से एंगेज हो जाए। अच्छा, एक होता है ओनरशिप पार्टनर, एक होता है वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर ये होता है कि अब आपको जो सैलरी है वो तो मिलेगी ही, उसके साथ साथ आपको कोई प्रॉफिट शेयरिंग मैकेनिज्म भी बना के दिया जाएगा। ये प्रॉफिट शेयरिंग मैकेनिज्म पहले दिन दिखा दिया जाए उसको, ताकि वो फिर एफर्ट कर सके। एक तो एफर्ट है ना, कुछ बच्चे होते हैं ऐसे जो कि पर्सनल ग्रोथ ही उनके लिए बहुत होती है कि भाई मैं तो ग्रो कर रहा हूँ, बस मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन हम कमर्शियल बात कर रहे हैं, हम पूरे मुल्क की बात कर रहे हैं, हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, तो सब ऐसे नहीं होंगे। किसी न किसी के जहन में फाइनेंशियल्स भी होंगे कि यार मैं इतनी एफर्ट कर रहा हूँ तो मुझे फाइनेंशियल रिटर्न्स क्या मिल रहे हैं इसके। तो इसलिए अगर पहले दिन ही उसको पार्टनरशिप बता दी जाएगी तो उसको आसानी होगी ये समझने में कि हाँ मुझे कितनी एफर्ट पुट इन करनी है, किस चीज़ को कुर्बानी देनी है, फुटबॉल का मैच खेलना है या नहीं खेलना है। आज के दिन मैं थोड़े इस पे ज़्यादा एफर्ट कर लूँ तो कल फिर मैं ऐसा होगा कि हर रोज़ फुटबॉल खेलने जा सकूँगा। तो ये मैंने एक छोटा सा जोक भी कर दिया है, समझने वाले समझ भी गए होंगे। तो पार्टनरशिप की जो डील है ये हर एक के लिए अलग अलग हो सकेगी। फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि कोई ये कहे कि भाई साहब मैं तो ये पूरा काम, मेरे ही बच्चे हैं और मैं ये काम जो है वो एक्चुअली इसलिए खड़ा कर रहा था कि आखिरकार इन्हीं को हैंड ओवर करके मैं अपना साइड में हो जाऊँ, मुझे 25% देते रहना, बाकी 25% की ओनरशिप ही ले लो, चलो जाओ 75% आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें बच्चों में और अब उनको मेंटोर बना दें और वो नीचे से साइकिल कंटिन्यू कर लें। ये एक रास्ता हो सकता है, ठीक है। लेकिन मेंटोर को एडवाइस ये है कि वो ऐसा ना करे कि 25% से नीचे अपनी ओनरशिप को लेके जाए, ताकि वो एडवाइजेबल रोल में रहे, क्योंकि अभी 3 साल 4 साल 5 साल हुए हैं, अभी आगे भी उनको ज़रूरत पड़नी है मेंटोर की। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि मेंटोर का है कि ये एक वर्किंग पार्टनरशिप है जिसमें कि आपको कमीशन टाइप पार्टनरशिप ऑफर हो रही है कि जो काम आप करेंगे उस काम में सैलरी तो आपके पास है, उसके अलावा आपके पास जो है वो कमीशन का ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल एक मैं कोडिंग की बात कर लेता हूँ, सॉफ्टवेयर हाउस बना लिया आपने, आपने कहा कि ओके 25,000 तो आप कमा रहे हैं लेकिन हर प्रोजेक्ट जो आप पकड़ेंगे उसका 2% आपको और मिलेगा, तो अब यहाँ से उसकी अर्निंग्स जो है वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगी। तो बहरहाल ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, जैसे मैं कुछ डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी मैंने जो मेंटोर्स हैं वो समझदार हैं, वो समझ रहे होंगे कि इस जोन में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप करने के, कि इसमें पार्टनरशिप्स के बहुत सारे मॉडल्स और कमीशन के बहुत सारे मॉडल्स अप्लाई किए जा सकते हैं। वो अपनी सिनेरियो और सिचुएशन को देखते हुए सोच लें, लेकिन मैं अगेन ये कहूँगा कि ये पहले दिन ही बच्चों को बता दें, ताकि आखिर में उनके लिए सरप्राइज़ ना हो कि ओहो हम तो समझ रहे थे हम यूँ हो जाएंगे, आपने तो यूँ कर दिया, हमारा तो ये ख्याल था, आप ये कर रहे हैं। तो इसलिए ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट क्लियर होना चाहिए, इवन उनका जंप फ्रॉम स्टाइपेंड 1 टू स्टाइपेंड 2 एंड स्टाइपेंड 2 टू स्टाइपेंड 3 ये उनको क्लियरली नोटिफाइड होना चाहिए कि आप ये कर रहे होंगे तो फिर आप यहाँ से यहाँ आ चुके होंगे। और लास्टली इस थ्योरेटिकल डिस्कशन में लास्ट बात ये है कि लाजमी लाजमी जिम्मेदारी होगी बच्चे की, ठीक है, लाजमी क्लॉज होगी इसमें कि बच्चे को डेवलप करनी होगी
पाइपलाइन। पाइपलाइन क्या होती है, कोई बताएगा भाई? जल्दी बोला करें, आप लोग, रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं कॉल। जी सब आप। सर एक जाएगा तो दूसरा आएगा ना। हाँ, पाइपलाइन जो है वो टैलेंट पाइपलाइन की बात हो रही है। बिल्कुल सही कहा अब्दुल्ला भाई ने, टैलेंट पाइपलाइन की बात हो रही है कि अगर मेरे पास एक 3 साल का एक्सपीरियंस बच्चा है, तो कोई एक 2.5 साल का एक्सपीरियंस बच्चा हो, कोई 2 साल का एक्सपीरियंस हो, कोई, तो ये टैलेंट पाइपलाइन हो। टैलेंट पाइपलाइन डेवलप करना, मैंने कहा किसकी जिम्मेदारी लगाई जाए, ये उन बच्चों की जिम्मेदारी लगाई जाए जो जो इस गेम में पार्टनरशिप के लेवल तक आ सकते हैं, यानी जो टियर 3 पे खड़े हैं। उनको ये पहले से पता हो कि अगर हम लेवल 3 पे आएंगे तो हमारी एक जिम्मेदारी ये होगी कि हम पार्टनरशिप मॉडल पे उस वक्त जा सकेंगे जब हम पाइपलाइन डेवलप करना शुरू कर देंगे। और अब बहुत से ऐसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं जो ये मशवरा देते भी हैं, समझाते भी हैं कि मैं किसी को प्रमोट उस वक्त करता हूँ जब वो अपने लिए रिप्लेसमेंट तैयार कर चुका होता है। दिस मीन्स कि उसको वो ये सीख चुका होता है कि वो जॉब जो मैं कर रहा हूँ इसके लिए लोगों को कैसे तैयार किया जाता है। दिस मीन्स कि वो इस जॉब की मैनेजमेंट के लिए तैयार है, यानी प्रमोशन के लिए तैयार है। तो आई होप कि ये बेसिक फ्रेमवर्क आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब मैं इस पे फीडबैक चाहता हूँ कि आपको क्या समझ में आया, सही लग रही है मेरी बात, कुछ समझ में आ रही है? तो बारी बारी में कहूँगा, पहले मैं इनवाइट करूँगा अब्बास भाई को। जी अब्बास भाई, आप बताइए, आप क्या कहते हैं, मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर समझ आ रही है। अच्छा, ये तो सबसे अच्छा, इजी और टिकाऊ जवाब होता है, जी समझ में आ गया। तो क्या समझ में आ गया? यही जो आपने फ्रेमवर्क बताया। ये उस टिकाऊ टिकाऊ के ऊपर स्क्वायर लगा दें अगर आप, तो ये बन गया कि आपने कहा कि मुझे समझ में आ गया। मैंने कहा क्या समझ में? आपने कहा वही जो आपने कहा। नहीं, मैंने क्या कहा, इसको आप ज़रा अपने अल्फाज में बताइए कि हम जो कर रहे हैं इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। अपनी ज़ात से इसको लिंक करें और आप बताएं आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद है। जी जनाब। सर जैसे मैंने अभी स्टार्ट किया यहाँ आप लोगों से, तो अभी आप मेरे पर काम कर रहे हैं डेवलपमेंट में, फिर आगे हो सकता है आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिर मैं और बच्चों पे काम कर रहा हूँ डेवलपमेंट में, जिस तरह का। जी, ये एंगल है टैलेंट डेवलपमेंट या पाइपलाइन डेवलपमेंट का, बिल्कुल। और जैसे मैंने कहा कि इसके सारे लेवल्स भी उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि हम शुरू में स्टाइपेंड क्यों देंगे लेवल 1 का, लेवल 2 पे कैसे जाएंगे ये आप समझ रहे होंगे, लेवल 3 पे कब चले जाएंगे, रियल वर्ल्ड होने के क्या फ़ायदे हैं, आपको ये साफ साफ आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल हाथ के हाथ करते रहने के क्या फ़ायदे हैं। ये परफॉर्मेंस अप्रेजल आपकी रेगुलर चलेगी, यानी हम आपको साथ साथ बता देंगे भाई नहीं चल पा रहे आप, या जी आप चल पा रहे हैं, हाँ भाई आप ठीक जा रहे हैं, हाँ भाई आप ठीक नहीं जा रहे। इसके कुछ मेजर्स भी होंगे। मेजर्स ये हैं, लेट्स सपोज हर 6 महीने में आपको अप्रेजल, आपका सैलरी इंक्रीज होना चाहिए, वरना इसका मतलब है कि आप वो रिक्वायर्ड एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस बारे में आप गौर कर लीजिए। इस तरह के कुछ बेंचमार्क्स ही बनाए जा सकते हैं। जी जैनबा जी, आपको क्या समझ में आई बात? जी सर, बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है और बहुत अच्छा मॉडल है, लेकिन इससे आपको क्या फ़ायदा होगा शॉर्ट टर्म पे? देखिए, एक बात तो ये है कि मैं एज अ रिसर्च प्रोजेक्ट एजुकेशन पे काम कर रहा हूँ, और ये जितने भी मॉडल्स इस तरह के डेवलप हो रहे हैं एजुकेशनली, एकेडमिकली, ह्यूमन डेवलपमेंट के या प्रोफेशनल डेवलपमेंट के, ये मेरे लिए एक सेटिस्फेक्शन का बाइस है कि ये मॉडल्स डेवलप होते हैं, अप्लाई होते हैं, दुनिया इनको टेकअप करती है और दुनिया का कोई भला हो जाता है। तो हमें इससे अच्छा लगता है, हम हंग्री हैं इस बात के कि हमारी वजह से कोई फ़ायदा हो जाए। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि मेंटोर को के पास ओनरशिप होगी, तो जो समझदार मेंटोर्स होते हैं ना, वो आप शार्क टैंक देखते होंगे, तो उनको पता होता है कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अभी तो इन्फेंसी में है और मेरी जेब से ही पैसे जा रहे हैं, लेकिन 5 साल तक अगर इसमें फुल एफर्ट होती रहे तो ये एक ऐसी चीज़ हो सकता है जो मेरे लिए एक सेकंड रेवेन्यू स्ट्रीम बन जाएगा, मेरी लाइफ और इजी हो जाएगी। चलो भाई, मैं और ज़्यादा खुल के
उन एरियाज़ पे काम कर सकूँगा जो मेरे शौक के एरियाज़ हैं, और मुझे कम फ़िक्र होगी इस बात की कि मैं कमाऊँ, कमाने के लिए बच्चे कमा रहे हैं और मुझे अपनी पार्टनरशिप में से हिस्सा दे रहे हैं। तो इसलिए इसको समझदार मेंटोर्स एक रियल अपॉर्चुनिटी समझेंगे। आप ऐसा समझिए बेटा कि एक नॉर्मल अच्छा नॉर्मल लेकिन अच्छा डेवलपर जो है वो 1 लाख से ऊपर शुरू होता है उसकी सैलरी। और अगर वो उस लेवल का हो कि प्रोजेक्ट संभाल सके अकेले तो फिर 2 लाख से ऊपर शुरू होता है। और अगर उसके पास अच्छी कंपनी का एक्सपीरियंस है तो 3 लाख से ऊपर शुरू होता है। तो बताइए कि अब एक ऐसा मेंटोर जो किसी बड़े सॉफ्टवेयर हाउस में एक लीडिंग पोजीशन पे काम तो कर रहा है लेकिन जॉब कर रहा है, उसको मैंने कहा कि देखिए आप अपना सॉफ्टवेयर हाउस खोलिए। वो कहेगा भाई मैं कहाँ से लाऊंगा, 10 बंदे रखने हैं, 10 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा। और मैं उससे कहूँ कि 10 लाख नहीं भाई, 50,000 रुपये महीना निकालने हैं, 10 लाख रुपये महीना नहीं निकालने, 50,000 निकालने हैं और एफर्ट निकालनी है। अगर आपको वाकई लगता है कि आप में दम है और आप कुछ कर सकते हैं और आपके पास आइडियाज़ हैं, उतने अरसे से जॉब कर रहे हैं, तो क्यों ना आप एक ट्राई करें जो कि आपके लिए सस्ती है। 50,000 तो मसला ही नहीं है अगर आप 10 इंटर्न्स रख लेते हैं। और जब वो काम कर रहे होंगे अच्छा, तभी आप उनकी सैलरी बढ़ाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट यही है। तो ये उसके लिए चार्मिंग होगा कि हाँ मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। ऐसे बहुत लोगों के ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं, आई नो द एडल्ट वर्ल्ड। ये जो 45-50 के दरमियान के लोग होते हैं, 55 to 60 के दरमियान लोग होते हैं, इन लोगों के बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट्स होते हैं कि काश हमें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती, इतने पैसे आ जाते। लेकिन हर प्रोजेक्ट जो ड्रीम प्रोजेक्ट है ना, वो मिलियंस रिक्वायर करता है इनिशियल सेटअप कॉस्ट में। कि जी मैं मेरे पास सैलरी निकालने के हर महीने 20 लाख रुपए होने चाहिए, ऑफिस स्पेस के मेरे पास 10 लाख होने चाहिए, हर महीने इसका यूं जाएगा, हर महीने इसका ये जाएगा। तो ये सेटअप जो है वो उसमें उनको भी चार्मिंग होगा, उनके लिए भी, कि वो अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकें। और ये हम एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसको कर रहे हैं, और उस पायलट प्रोजेक्ट की सक्सेस के नतीजे में हम दूसरों को ये दिखाएंगे कि देखो भाई किस तरह से आप यूथ को यूज़ करते हुए इतने इतने बदनाम का लफ्ज़ यूज़ कर लेता हूँ। हाँ, जो ओल्डर जनरेशन है उसमें जेनजी थोड़ी सी बदनाम सी है ना प्रोफेशनलिज्म के मामले में। तो मैं नहीं समझता ऐसा। मेरा ऐसा मुझे ऐसा नहीं मैंने ऐसा नहीं लर्न किया। मुझे लगता है कि जेनजी को आपने अच्छी तरह से मेंटोर नहीं किया उनको। उनके मेंटोरिंग के ना नीड्स अलग थी। आप उनके वो बटन दबा रहे थे जो उनके पहले से दबे हुए थे, तो वो उससे इरिटेट हो रहे थे। और वो जहाँ उनके बटन दबाने से उनको एक्टिव होना था, वो आपको खुद पता नहीं थे। आपको ना पता होने की वजह से आप उनको हैंडल ना कर पाए। तो बहरहाल, तो हम ये एक पायलट के तौर पे दुनिया के सामने रख सकेंगे। देखें, ये एक सक्सेसफुली हमने एक बिजनेस ऑपरेशन रन किया। और अब ये इन इन प्रोफेशनल टर्म्स भी सक्सेसफुल है। एक तो है ना कि एक सोशल टर्म्स में बहुत सक्सेसफुल है। बच्चे आ रहे हैं, बहुत एफर्ट कर रहे हैं, निकाल कुछ नहीं रहे, मजे मजे की बातें करते हैं, बड़े बड़े अल्फाज बोलते हैं, जागन्स बोलनी आ गई हैं, हो कुछ नहीं रहा। लेकिन नहीं, बल्कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कमर्शियली भी सक्सेसफुल है और बच्चों की लाइफ में भी वो एक्सपीरियंस इनपुट हो रहा है। और इवन वो अपने लाइफ डिसीजंस इस एक्सपीरियंस की बेस पे अब बेहतर कर पा रहे हैं। तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट होने की हैसियत से एक इस कॉन्सेप्ट का प्रूफ होगा। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एक चीज़ होती है जो हम लोगों के यहाँ राइज है बड़ों की दुनिया में, कि जब आप कोई बात करते हैं ना, और आप देखिएगा कि यूट्यूब पे वीडियोस भरी पड़ी हैं, तालीम ऐसी होनी चाहिए है, तुम्हें चाहिए है कि बच्चों को ऐसे करो, लेकिन उनमें से कोई भी जो कह रहा होता है उसके पास अपनी बात का प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं होता। और जो वाकई वीडियोस से बाहर की दुनिया है, वहाँ पे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते आप सिर्फ कॉन्सेप्चुलाइज करके मसले में अपनी बात आगे नहीं बढ़ा सकते। आप शायद जानते हो यूनाइटेड नेशंस के, यूनाइटेड स्टेट्स के और बड़े कंट्रीज़ के बहुत से फंड्स होते हैं जो कि वो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को देते हैं। तो वहाँ पे वो सिर्फ आइडिया नहीं मांगते। जैसे मेरी एक दफ़ा यूएस एड के एक रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात हुई थी जो फंड्स की को ऑथराइज करने के लिए आया था। और उसके सामने हमने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क रखा पॉवर्टी एलिविएशन का पाकिस्तान में। और पूरा उसने तसल्ली सुना। उसके बाद उसने कहा कि मसला ये है
कि आप मुझसे वहाँ फंड मांग रहे हैं जहाँ प्रोजेक्ट कॉन्सेप्चुअलाइज तो है लेकिन प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी ये हुआ नहीं, ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, ऐसा हो जाएगा तो उससे ऐसा होगा कह रहे हैं आप। मुझे चाहिए ऐसा हो रहा है, चाहे स्मॉल स्केल पे हो, चाहे थोड़ा सा किया हो, लेकिन जब तक किया हुआ मेरे सामने नहीं होगा मैं अप्रूव नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके बगैर रियल वर्ल्ड में हम इसको इम्प्लीमेंट करवाते हुए बहुत मुश्किल महसूस करेंगे। जब आप लोगों को कहते हैं ना अपने बच्चों के साथ अच्छे से बात करो, जब वो अच्छे से बात करने के लिए तैयार होते हैं तो वो सोचते हैं वो अच्छे से बात करते कैसे हैं, तो बताया नहीं आपने। और उसके बाद जब बच्चा ये वाला जवाब देता है तो फिर क्या करते हैं, तो चूंकि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं, यानी एक्चुअली वर्किंग मॉडल नहीं है जिसमें कि हर हर स्टेप का जवाब मौजूद हो, तो वो चीज़ अप्लाई हो नहीं पाती। सिमिलरली इसी तरह से हम जो आपने मुझसे सवाल किया था कि मेरा क्या फ़ायदा है, तो मेरे दो फ़ायदे जैसे मैंने बताया कि एक, हम दुनिया के सामने कोई एक बेहतर चीज़ रख सकेंगे कि हमें लगता है कि शायद यूथ को ऐसे कनेक्ट करना चाहिए, करवाना चाहिए। दुनिया भर में लोग बड़े बड़े काम कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े एनिमेटर्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, वीडियो मेकर्स हैं, वीडियो गेम डेवलपर्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, सेल्समैन हैं, डिजिटल सेल्स के एक्सपर्ट्स हैं। मैं घुमा घुमा के वो नाम ले रहा हूँ जिनसे कि आप लोग कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं। एजुकेशनिस्ट्स हैं, साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स हैं, बड़े पड़े हैं दुनिया में ज़बरदस्ती लोग। उनके दिल में ये ख्वाहिश होती है कि हम जनरेटिव हों, यानी हम आगे इसको इसको आगे देके जाएं। तो उनके सामने अगर एक वर्किंग मॉडल होगा कि ये हो सकता है, दिस इज़ पॉसिबल, तो वो हिम्मत करेंगे कि ठीक है फिर हम भी ट्राई करते हैं। अच्छा, मैं फिर कोशिश करूँगा कि मैं उनके लिए सोर्स बनूँ, उन बच्चों को प्रोवाइड करने, उस पाइपलाइन को प्रोवाइड करने के लिए। तो आप में से कुछ लोगों को मैं वहाँ ले जाऊँगा, आपके स्पेसिफिक प्रोजेक्ट से उठा लूँगा और आपसे कहूँगा कि यार आपकी जो स्पेशलिटी है ना, वो प्रोजेक्ट में तो आपने बहुत अच्छा किया ही, लेकिन पाइपलाइन डेवलपमेंट में इतनी आपने अच्छी एफर्ट दिखाई कि अब आप अपना प्रोजेक्ट छोड़ें और एक जनरल पाइपलाइन डेवलपमेंट में आ जाएं। क्या मतलब हुआ कि मेरे पास एक सॉफ्टवेयर हाउस का मालिक आएगा कि वो कहेगा कि मुझे आपका प्रोजेक्ट देख के अच्छा लगा, आपने परफ्यूम्स बनाए, बच्चों ने बनाए, बना के बेचे, कामयाब भी हो गए, बिजनेस सक्सेसफुल हो गया। मैं चाहता हूँ कि मैं एक छोटा सॉफ्टवेयर हाउस बनाऊँ बच्चों के लिए, लेकिन मुझे पास तो बच्चे नहीं हैं, मैं तो स्कूल नहीं चलाता, या मेरे पास एजुकेशन इंस्टीट्यूट से इस तरह का फीडबैक तो नहीं है। मैं सिटी स्कूल जाता हूँ, बीकन हाउस जाता हूँ, वो तो मुझे एक रैंडम सी लिस्ट दे देते हैं, वो बच्चे आते हैं 2-4 दिन बैठते हैं, तफरी करते हैं, चले जाते हैं, उनके अंदर तो वो स्पार्क ही नहीं है। तो हम एक काम और ये भी कर रहे होंगे कि हम एक नेशनल पाइपलाइन प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे, उसको लॉन्च करेंगे, जिसमें हम बच्चों को ये सिखाएंगे कि भाई अपॉर्चुनिटीज सामने दरवाजे पे खड़ी हैं, तुम लोगों को थोड़ा गियर अप होना है। सो वो जो मैंने कहा ना, इस बात के लिए तैयार हो कि तुम्हें एफर्ट करनी है, बेसिक कुछ स्किल्स उनको देनी चाहिए, उनको बेसिक कंप्यूटर ऑपरेटिंग स्किल्स आनी चाहिए, ऑफिस स्किल्स आनी चाहिए, कम्युनिकेशन बेसिक स्किल्स आनी चाहिए, उनके पास जो है वो वर्ड पावर पॉइंट एक्सेल का थोड़ा एक्सपीरियंस हो, एआई को यूज़ करने का एक्सपीरियंस हो। ये जो बेसिक अब आजकल जो भी जिस भी दौर में जो भी बेसिक होगा उसको उनको इक्विप करना है। और ये पाइपलाइन का मुंह जो है फिर हम खोलेंगे उन लोगों के लिए जो कि तैयार होंगे एज मेंटोर्स इन्वेस्ट करने के लिए अपने अपने प्रोजेक्ट में। मज़े की बात ये कि वो उनका प्रोजेक्ट होगा, उस मेंटोर का प्रोजेक्ट होगा, और उस प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप का राइट अर्न करने के लिए उस यूथ को एफर्ट करनी पड़ेगी। ऐसा हो सकता है कि 1000 प्रोजेक्ट्स में से 100 प्रोजेक्ट्स ऐसे हों कि जिनके मेंटोर्स जो हैं वो नई यूथ को आखिरकार पार्टनरशिप तक लेके जाएं, नहीं लेके जाएं। 1000 प्रोजेक्ट्स होंगे, उसमें से 900 कामयाब हो जाएंगे, 900 प्रोजेक्ट्स कन्वर्ट हो जाएंगे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के अंदर, 100 नहीं भी हो सकेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन ये साइकिल मूव करेगा, इससे फ़ायदा ही इंशाल्लाह होने का चांस ज़्यादा है। और टामक टोइयाँ मारने के बजाय आप इफेक्टिव वे में काम कर रहे होंगे। जी जनाब। तो अब बोलिए ज़ैनब बाजी, कुछ आपको जवाब मिला तसल्ली बख्श? जी सर, काफ़ी डिटेल जवाब था और मैं समझ सकती हूँ फ़ायदे। लेकिन एक और सवाल है कि जैसे कि आपने काफ़ी फील्ड्स और प्रोफेशंस को मेंशन किया, तो अभी जो स्मॉल स्केल है उसके ऊपर हम कैसे बच्चों को इतनी ज़्यादा फील्ड्स और प्रोफेशंस में प्लेस कर सकेंगे? क्योंकि हर इंसान के डिफरेंट इंटरेस्ट है, इवन जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं उनके भी डिफरेंट इंटरेस्ट हैं।
तो उनको हम कैसे डिफरेंट फील्ड में प्लेस कर सकते हैं अभी, और अगर हम उन्हें किसी फोर्स फील्ड में प्लेस कर भी दें तो वो एफर्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम उनका पोटेंशियल चेक नहीं कर सकेंगे। हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल है ज़ैनब की तरफ से कि आप मैं अभी तो ये प्रोजेक्ट मैं शुरू कर रहा हूँ, तो मैं कितनी फ़ील्ड्स में ये काम शुरू कर सकूँगा। कैसे इन सब बच्चों को जो डाइवर्स ग्रुप के बैठे हुए हैं, इन सबको एंगेज कर सकूँगा और इनको एंगेज करते हुए ज़ाहिर है वैसे जैसे मैंने कहा कि मेंटोर के पास ये ज़रूरत है कि मेंटोर अपने डोमेन का एक्सपर्ट भी हो। तो मैं कितने डोमेन्स में एक्सपर्टीज़ को रिफ्लेक्ट कर सकूँगा, और अगर मेरे पास 6 बच्चे बैठे हैं और 6 के 6 ही 6 अलग-अलग फ़ील्ड्स में जाना चाहते हैं, तो वो तो पाइपलाइन ही नहीं बनी। ये तो यूनिक इंडिविजुअल्स हो गए। तो इसका जवाब ये है, एक्चुअल डिटेल जवाब में जाने से पहले हम इसका थ्योरेटिकल जवाब ले लें। थ्योरेटिकली जवाब ये है कि ऐसा हो सकता है कि हम इनिशियली जब जा रहे हों तो हमारे पास फ़ील्ड्स निकल के ही 3 आएँ। कोशिश ये करेंगे कि वो 3 फ़ील्ड्स कुछ ऐसे डोमेन से कनेक्ट करती हों जो लेटर ऑन दूसरे डोमेन्स का रास्ता खोलें। ये रियल वर्ल्ड में ऐसा है। जैसे कि एक फ़ील्ड है सेल्स एंड मार्केटिंग। अगर मैं ये देख रहा हूँ कि अब्बास भाई का सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर अच्छा डोमेन है, में जा सकते हैं, इनका एक्सपोजर भी अगर वहाँ हो जाए तो इनको हो सकता है कि हम ये कह रहे हो कि अब्बास भाई को एफएमसीजी की सेल्स एंड मार्केटिंग में काम करना चाहिए। मेरे पास एफएमसीजी की एक्सपर्टीज़ नहीं है, मैं उसका डोमेन एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं इनको सॉफ्टवेयर सेल्स के अंदर एक्सपीरियंस और एक्सपोजर दे सकता हूँ। तो कुछ ना होने से एक तो ये होना बेहतर है इनके लिए, दूसरा ऐसा नहीं है कि इनके एरिया ऑफ रेलेवेंस से बाहर निकल गया। अगर ये सेल्स और मार्केटिंग सॉफ्टवेयर में भी कर लेंगे तो भी इनको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ मेरे पास स्किल भी हैं और एक्सपीरियंस भी हो जाएंगे, और बाय द टाइम ये बाहर निकलेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को टारगेट कर सकेंगे, और इवन ये भी सोच सकेंगे मैं अपना काम कैसे करूँ। सिमिलरली एक एरिया जैसे मैंने कहा सेल्स एंड मार्केटिंग, इसी तरह से डिजिटल वर्ल्ड के डेवलपमेंट, ये एक जोन है। उसमें हो सकता है कि मैं डेवलपमेंट करवाने की सोच रहा हूँ एजुकेशनल टूल्स, और बच्चा सोच रहा हो कि मैं जी कोई और डेवलपमेंट करूँ, सॉफ्टवेयर किसी और तरह का डेवलप करूँ, तो कोई मसला नहीं है। उसके एजुकेशनल डेवलपमेंट का एडवांटेज उसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी हो जाएगा। वो जो टूल्स वो सीखेगा कि डेवलपमेंट होती कैसे है, इसके बेसिक्स क्या हैं, प्लानिंग कैसे होती है, एग्जीक्यूशन क्या होती है, उसमें किन मराहल में मसाइल आते हैं, तो वो उसकी वजह से उसको हेल्प होगी। फिर इसी तरह से आगे चलते हैं, एक डोमेन है कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन एक इतना बड़ा डोमेन है कि इसके अंदर बुक राइटिंग, ई बुक राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, वीडियो मेकिंग, और वीडियो मेकिंग में चले जाएं तो उसमें हज़ारों आपको ऑप्शंस मिलते हैं। एजुकेशनल वीडियो है, और आपकी जो है वो प्रोफेशनल वीडियो है, आपकी जो है वो ड्रामा है, फिल्म है, बहुत कुछ है। तो अगर मैं कंटेंट क्रिएशन का एक कंपनी खोलता हूँ और उसमें 10 बच्चे एम्प्लॉय करता हूँ, और उनमें से किसी बच्चे को ज़्यादा शौक है प्रोफेशनल वीडियो मेकिंग का, फिल्म की तरफ, तो कोई मसला नहीं है। वो अगर एजुकेशनल वीडियोस ही बनाएगा तो वहाँ से फिल्म मेकिंग की तरफ वो जा सकेगा। इसी तरह से वो डोमेन्स जो मेरे लिए एज अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट, एज अ डोमेन एक्सपर्ट पॉसिबल हैं, उनमें से मैं उनको भी मैं इस तरह से राउंड राउंड कर रहा हूँ, गोल कर रहा हूँ कि उसमें ज़्यादा तरह के एक्सपीरियंसेस शामिल हो सकें। और एक मज़े की बात यह है कि जब आप कोई एक बिज़नेस शुरू करते हैं तो उस एक बिज़नेस में भी मल्टीपल डोमेन्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी एक परफ्यूम का डोमेन सोचा था कि परफ्यूम बनाएंगे बेचेंगे, तो परफ्यूम के डोमेन में देखिए मैं कहाँ कहाँ एक्सपीरियंसेस करवा सकता हूँ। एक एक्सपीरियंस है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, फिजिकल, ये एक अलग जोन है। ये परफ्यूम डेवलपमेंट में उस बंदे को मिल जाएगा जिसका कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट का शौक होगा। उसका मार्केट में जाना, सोर्सिंग करना, प्रोक्योरमेंट करना, प्रोडक्ट को मिक्स करना, फिर उसको लेबल करना, उसके डब्बे बनाना, उसकी बोतलें सोर्स करना, बोतलों में फिलिंग करना, ये पूरा जो प्रोडक्ट मेकिंग का उसको एक्सपीरियंस मिलना है, ये एक काम है परफ्यूम मेकिंग, उसमें में दिया जा सकता है। इसी परफ्यूम मेकिंग में दिया जा सकता है एक बंदे को एक्सपीरियंस के डिजिटल सेल्स कैसे होती हैं, पर्सनल सेल्स कैसे होती हैं, मार्केटिंग कैसे होती है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे होती है, पर्सनल लेवल पे आप जाके लोगों से कैसे एंगेज करते हैं,
प्राइसिंग कैसे होगी, आप किस तरह से ऑफर्स देंगे, प्रमोशन किस तरह से हो सकती है। इसी एक बिज़नेस में से मैं ये भी सिखा सकता हूँ। इसी एक बिज़नेस में मैं सिखा सकता हूँ कि फाइनेंशियल्स क्या होते हैं, पैसे कहाँ से आते हैं, कैसे जाते हैं, किस तरह से सोर्स किए जाते हैं, किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, कैसे उनको रिकॉर्ड किया जाता है, किस तरह से हम पैसों को वाइजली यूज़ करते हैं, कैश फ्लो कैसे मेंटेन करते हैं। ये उसी एक बिज़नेस में से निकल के आ गया। फिर इसी बिज़नेस का एक क्रिएटिव एंगल भी है, लेबल डिज़ाइनिंग, परफ्यूम की को सूंघ के ये फैसला करना कि ये अच्छा है या नहीं है, ये लास्टिंग करेगा नहीं करेगा, कौन सी खुशबू ज़्यादा स्ट्राइक करेगी लोगों को, लोगों के प्रेफरेंसेस जानना, रिसर्च करना, ये भी इसी एक बिज़नेस से आ गया। तो इसको आप कम ना समझिए कि अगर हम यहाँ पे 3 या 4 डोमेन भी निकाल लेते हैं और उनके ऊपर काम करते हैं, तो एक बिज़नेस साइकिल अपने अंदर, एक बिज़नेस की साइकिल भी अपने अंदर 4-5 मुख्तलिफ ज़ोन्स, एरियाज़ को कवर करती है, जो जो उन बच्चों की हंगर को कवर करने के लिए, पूरा करने के लिए होपफुली काफ़ी होंगे। और जैसे मैंने कहा, इन सारे बिज़नेसेस की साइकिल्स में जो कि अभी हम इंट्रोड्यूस करवाएँगे, इनकी एक सुपर साइकिल है, वो है ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसमें हम एक पाइपलाइन बनाना चाहते हैं, जिसमें हम ग्लोबल बिजनेस ओनर्स, प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स और इवन जॉब डूअर्स को भी ये ऑफर करें कि ये बच्चे हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास तैयार हो रहे हैं, हमारे पास ये टैलेंट डेवलपमेंट पाइपलाइन हमने बना ली है। इस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टैलेंट डेवलपमेंट पाइपलाइन से गुजर के बच्चा आएगा, 3 महीने बाद जब वो आपके पास आएगा तो वो इतना स्किल और इक्विप्ड होगा कि आप उससे मायूस नहीं होंगे, बल्कि वो काम करेगा। ऐसा हो सकता है कि हम आपको 50 बच्चे दें, उसमें से 30 बच्चे सक्सेसफुली आपके मैार पर उतरे और 20 ना भी उतरे, लेकिन फिर भी ये इस प्रोग्राम से गुजर, तो इस प्रोग्राम को पे काम करने वाले, ये एक और निकल के आ गया। इन सारे छोटे प्रोग्राम्स में से एक और बड़ा सुपर प्रोग्राम ये आ गया कि बताते खुद इस प्रोजेक्ट को रन करना के बच्चों में ये डेवलप स्किल किया जाए कि वो प्रोफेशनली रेडी हों, ताकि वो आगे किसी और मेंटोर को ज्वाइन कर सकें। तो एक जोन मैंने परफ्यूम का बताया। अब आहिस्ता आहिस्ता हम आ रहे हैं अपनी एक्चुअल करंट ऑफर की तरफ, कि जैसे कि मैंने कहा कि परफ्यूम बनाने का एक काम है, बनाना, बेचना। मैं ज़ाहिर है सिर्फ वही ज़ोन सेलेक्ट करूँगा जिन ज़ोन में मैं आपको उस लेवल की सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ जो कि एक डोमेन एक्सपर्ट को प्रोवाइड करनी है। तो परफ्यूम में मैं ये कर सकता हूँ। सेकेंडली मैंने कहा एक पूरा ज़ोन है कंटेंट क्रिएशन का। अगर आप जानते हो तो आज की दुनिया में कंटेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। इवन फार्मास्यूटिकल कंपनी भी जो है ना, तो उसको अपनी दवा कंटेंट के थ्रू बेचनी है, उसको डेवलप करना है वो कंटेंट, वो कहानी, वो स्टोरी जो कि उसके कस्टमर को स्ट्राइक कर सके। बाकी तो मतलब दवा तो एक ज़रूरी चीज़ थी ना, फिर उसको भी कंटेंट क्रिएटर की ज़रूरत है। बाकी तो चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरी नहीं है, वो तो बगैर कंटेंट क्रिएशन के बिकनी नहीं है, मार्केट तक अप्रोच होनी नहीं है, मार्केट उनको खरीदेगा नहीं। माइक्रोसॉफ्ट भी अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो मार्केट करता है, और मार्केट करने के लिए उसको वो जूस चाहिए है, वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो कंटेंट क्रिएशन, मेरे पास एक जोन है, वो है एजुकेशनल कंटेंट क्रिएशन का। एक मेरा पूरा यूट्यूब चैनल है जिस पे एक अच्छे सब्सटेंशियल अमाउंट के सब्सक्राइबर्स ही मौजूद हैं, जिसमें के जिस एक्सपीरियंस को लेकर मैं आप लोगों से ये चाहता हूँ कि आप इसको एक सीरियस बिजनेस की तरह से लें और हम मल्टीपल चैनल्स एक साथ लॉन्च करें। और उनके आइडियाज़ मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ कि मेरे पास क्या आइडियाज़ हैं। उसमें एजुकेशनल भी हैं, थोड़े से लाइटर नोट के एलिमेंट्स भी हैं, और किस तरह से आप अपना कस्टमर बेस बढ़ा सकते हैं। चूँकि मैंने इस वक्त तक यूट्यूब को एज अ डंपिंग जोन यूज़ किया कि जो जो हम कंटेंट क्रिएट करते गए वो एज इट इज़ यूट्यूब पे पुट करते गए। इसकी हमने ना मार्केटिंग की, ना इस पर्सपेक्टिव से इसको हम लेके चले थे कि इसको हम सब्सक्राइबर काउंट बढ़ाएंगे, इसको एज अर्निंग सोर्स यूज़ करेंगे। लेकिन अब जब हम इसको इस जोन में लेके जा रहे हैं एज अ बिजनेस पार्टनरशिप मॉडल फॉर यूथ, तो अब हम इस तरह से काम करेंगे कि जिसमें हम क्लाइंटेल कैसे बढ़ानी है हमें। अच्छा, इसी तरह से एक और जो एरिया मैंने आइडेंटिफाई किया है जिसमें कि मैं चाहता हूँ कि काम हो, वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फॉर यूथ एज वेल एज, इसके बहुत सारे मल्टीपल जोन्स होते हैं। एक जोन ये है कि प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया जाए। हम प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बजाय हम ज़्यादा बिहेवियरल ट्रेनिंग, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, बच्चों की भी, बड़ों की भी, पेरेंट्स की भी, इन सब के लिए काम करें। तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं कि आप मुख्तलिफ, एक तो
चैनल्स बनाएं, ये भी कनेक्ट करता है कंटेंट के साथ, कनेक्टेड है। ऐसे चैनल्स बनाएं जो कि पेरेंटिंग को, हेल्दी लिविंग को, यूथ के प्रॉब्लम्स को टारगेट करते हों। और इन्हीं चैनल्स के थ्रू आप अपनी ट्रेनिंग कोर्सेज बनाएं, जैसे कि कोर्सेरा पे कोर्स बनाएं, यूडेमी पे कोर्स बनाएं, जो कि पर्सनल वेलबींग को टारगेट करता हो। इसी को कनेक्ट कर देंगे इवेंचुअली आप एकेडमिक वीडियोस से। अब आप बताइए, एकेडमिक वीडियो, मुझे तो एकेडमिक से शौक नहीं है, आपको वीडियो मेकिंग का शौक है? अगर आपको वीडियो मेकिंग का शौक है तो इट डजंट मैटर कि वो एकेडमिक थी या नहीं थी, उसको सुपर कूल बनाना, उसको ज़बरदस्त अट्रैक्टिव बनाना, उसमें फ्लैशी चीज़ें डालना, उसको इस काबिल बना देना कि ले जो देखे उसको कंज्यूम करके मज़ा ही आ जाए, ये आप वहाँ भी कर सकते हैं। अगर आपका शौक वीडियो और कंटेंट डेवलपमेंट है तो डजंट मैटर कि वो एकेडमिक था, एकेडमिक को भी बहुत मज़ेदार बनाया जा सकता है। इसी सिलसिले में मैंने आप लोगों से एक वीडियो शेयर कराई थी, आपने देखी? किसी ने वो वीडियो देखी? उस वीडियो में जी सर। उसने एक स्पेसिफिक एंगल लिया ह्यूमन साइकोलॉजी का, और उस एंगल को लेते हुए उसने 3 महीने में मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स खड़े करके दिखा दिए। ठीक है, आप लोग पहले सब्सक्राइबर, वाह वाह वाह, मैं तो वीडियो आपको ये दिखा रहा था कि ये क्या होता है फिनोमेना, और आप तो उसी फिनोमेना के शिकार निकले। तो मज़े की बात यह है कि हम भी ऐसा फिनोमेना क्रिएट कर सकते हैं, हमारे पास अब वो एक्सपीरियंस भी है और वो इंसाइट्स हैं रिगार्डिंग एजुकेशन, कि हम उस तरह का फिनोमेना क्रिएट कर सकते हैं जो कि पॉजिटिव भी हो, सोसाइटी के ऊपर एक हेल्दी उसका इम्पैक्ट भी हो, लेकिन वो साथ में आपको कमर्शियल रेवेन्यू भी उठा के दे रहा हो। तो मज़े मज़े के आइडियाज़, अब इसके लिए ज़ाहिर है आपको स्टूडियो बनाना पड़ेगा, इसके लिए आपको जो है वो इक्विपमेंट लेनी पड़ेगी, ये आप नहीं कर सकते। मैं क्या नहीं कर सकता, मैं इस पे डे टू डे 2 4 5 6 घंटे नहीं लगा सकता। आइडियाज़ मैं दे सकता हूँ, डायरेक्शन में दे सकता हूँ, कंट्रोल में कर सकता हूँ, मैं आपको फाइनेंस कर सकता हूँ, आप इस पे काम कर सकते हैं। और यही मेरा कहना है कि ये एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है अगर यूथ को इस्तेमाल करें। हमारी आज जो यूथ जितनी अवेयर, समझदार और करंट है, आज से पहले के ज़मानों की यूथ कभी इतनी करंट और समझदार नहीं हुई, ये मेरा मानना है। कॉन्ट्रेरी टू द जनरल एक बिलीफ अबाउट द जेंजी, मेरे ख्याल से जेंजी इतनी ज़्यादा अवेयर है, इतना समझदार है कि उसको बस जल्दी ही ये नहीं मिल जाता कि लाइफ से कनेक्ट कैसे करते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा डिस्मे में चली जाती है, वो थोड़ा डिस्पेयर में चली जाती है। लेकिन अगर मेरा कहना यही है कि उसको जल्दी कनेक्ट करा दें लाइफ से। पहले हम लोग ये होते थे कि हम लोग जब यूनिवर्सिटी जाते थे ना, तो अभी हम बच्चे होते थे, टीचर से कहते थे मीस मीस नंबर पढ़ा दें प्लीज, मीस मेरी जीपीए कम हो गई, मीस मैंने याद कर लिया, मिस क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कहाँ से कहाँ तक याद करके आना है, ऐसे बच्चे होते थे यूनिवर्सिटी गोइंग। एंड देन दे वेंट आउट टू द प्रोफेशनल मार्केट एंड सॉ द कंट्रास्ट। अभी तो ओ लेवल का बच्चा ऐसा नहीं है, वो ज़्यादा अवेयर भी है, समझदार भी है, और वो कनेक्ट कर सकता है। हमसे गलती ये हो रही है कि हम उसको वर्ल्ड से कनेक्ट करने में उतना ही देर दे रहे हैं जितनी देर हमने ली थी। हमने 25 साल की उम्र में जाके, 24 साल की उम्र में जाके रियल वर्ल्ड से कनेक्ट किया अगर हमारी जनरेशन ने, तो हम समझ रहे हैं कि इस जनरेशन को भी 25 साल में कराना, वो बेचारी रियल कनेक्शन की हंगरी हो गई थी 14 साल में, 14 से 25 9 साल भूखे रहते रहते मर गई। अब जब वो प्रोफेशनल वर्ल्ड में आ रही है तो आपको मरे मरे मिल रहे हैं, तो आप कह रहे हैं यार ये बड़ी मरी हुई कौम है जी, बड़ी मरी हुई जनरेशन है। तो एक्चुअली वो आपने उसको वहाँ कनेक्ट किया नहीं जहाँ उसको कनेक्शन की ज़रूरत थी। आई होप कि मैं सेंस मेक कर रहा हूँ। तो मैंने कहा एक एरिया है परफ्यूम मेकिंग में, इसमें इसमें हमने इनिशिएटिव ले लिया, हम मार्केट को भी देख के आ गए और हमने उसमें से उस स्टेज से पहुंच गए हैं कि अब हम इसको विद इन अ मंथ लॉन्च कर सकते हैं। उसमें सारे एरियाज़ मौजूद हैं। अच्छा, अभी जो चूँकि इन सारे एरिया जोन्स को मैं ही हेड कर रहा हूँ, तो मैं ये फ़ायदा उठाऊँगा कि मैं क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म आपको एक्सपीरियंस एक्सपोज़र भी दूँगा और आपको इस्तेमाल भी करूँगा। यानी वो मार्केटियर जो परफ्यूम्स को मार्केट कर रहा है, वो मेरी ट्रेनिंग्स को भी मार्केट करेगा, वो मेरे कंटेंट को भी मार्केट करेगा, वो मेरे एकेडमिक कंटेंट को भी मार्केट करेगा, और मेरे स्कूल को भी मार्केट कर देगा। ठीक है, मैं इससे इसको हर जगह का एक्सपोज़र दे दूँगा। वो बंदा जो कंटेंट क्रिएट कर रहा है, वो अपने एकेडमिक से कंटेंट भी क्रिएट कर देगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के कंटेंट भी क्रिएट कर देगा, वो यूट्यूब चैनल के कंटेंट भी क्रिएट कर देगा, फेसबुक के कंटेंट भी क्रिएट कर देगा, वो परफ्यूम के लिए मार्केटिंग का कंटेंट भी क्रिएट कर देगा।
तो तो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म आपको एक्सेस मेरे पास ये फ़ायदा होगा कि मैं आपको दे सकूँगा, क्योंकि शुरू में मुझे ये यकीनन ये मेरे लिए ज़्यादा मेहनत हो गई। ये छोटे-छोटे काम मिला के ये अब ये साइड साइड हसल नहीं रही, ये एक मेन हसल बन गई। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा काम करना होता है ना, दुनिया में कोई तब्दीली लानी होती है, तो आपको फिर मेहनत तो करनी पड़ती है, एफर्ट तो डालनी पड़ती है। तो आई एम रेडी टू डू दैट। अच्छा, तीसरा काम हमने जो आइडेंटिफाई किया है कंटेंट और ऑनलाइन और आईटी और इन सब चीज़ों को लेके, वो है हमारा जो सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और उससे ज़्यादा सॉफ्टवेयर की मार्केटिंग। मार्केटिंग को लोग समझते हैं कि सिर्फ एडवर्टाइजिंग होती है, लेकिन माशाल्लाह आप सब बिजनेस स्टडीज़ के स्टूडेंट हैं, आप लोग जानते हैं कि मार्केटिंग का मतलब बाइंग, सेलिंग, कॉन्सेप्चुअलाइजिंग, प्रोक्योरिंग, सोर्सिंग। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी एक ऐसी टीम हो जो कि अगेन बहुत कनेक्ट करती है चूँकि रियल वर्ल्ड से, तो वो कस्टमर को कनेक्ट करे, उसकी नीड को समझे, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बेसिक जानती हो, लेकिन उसके बाद उस प्रोडक्ट को कोशिश करे कि आउटसोर्स करे, बाहर से बनवाए, अपना टाइम बचाए और ज़्यादा फोकस करे बिजनेस डेवलपमेंट पे, रादर देन के आप फोकस कर रहे हो एक इनिशियल प्रोडक्ट बैठ के बना रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं। कोडिंग फोकस्ड के बजाय बिजनेस फोकस्ड सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट बनाना चाहता हूँ मैं एक। और एक और मेरे पास काम है जो कि हम इसके साथ ही शुरू करेंगे। वो काम है, अभी तक सीक्रेट था, उसको हम थोड़ा आउट करते हैं, हमारे 2-3 लोग कर रहे थे। वो है एक न्यूज़ चैनल। प्रोजेक्ट एटलस 21। जी, ये प्रोजेक्ट एटलस 21 जो है वो हमारा एक न्यूज़ चैनल है। हम एक न्यूज़ चैनल शुरू कर रहे हैं, उसके लिए भी हमने इनिशियल वर्क कर लिया है, उसका नाम रख दिया है, वेबसाइट बना ली है, उसके सोशल मीडिया पेजेस बना रहे थे कि हमारे इम्तिहान आ गए सब बच्चों के, तो अब हम उसको वापस से उस पर इनिशिएट करते हैं। तो ये न्यूज़ चैनल है, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग दुनिया है। दुनिया भर की ख़बरें जमा की जाती हैं, और न्यूज़ चैनल जो है वो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी न्यूज़ को प्रमोट करता है, प्रोपगेट करता है। उसमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, व्हाटएवर जितने भी जोन्स हैं ना, सब जगह आपका लिंक्डइन, आपका ट्विटर, सब जगह से कनेक्ट होता है और अपनी न्यूज़ को वो प्रोपगेट करता है। उस न्यूज़ पे हिट होते हैं, उस हिट को वो मोनेटाइज करता है। अगर कोई फेसबुक लिंक पे क्लिक करेगा तो फेसबुक आपका मोनेटाइज है, उससे आपको 1 सेंट मिलेगा। अगर कोई यूट्यूब की वीडियो आपकी लिंक पर क्लिक करेगा तो वो एक आपका, अब आप बताइए, जब न्यूज़ चैनल चल रहा होगा तो न्यूज़ चैनल को भी कंटेंट क्रिएटर भी चाहिए, मार्केटियर भी चाहिए, डेवलपर भी चाहिए। तो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे आपकी स्किल्स को। जो जितना ज़्यादा स्किलफुल होगा उसी तरह से उसको प्रमोट करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी से एक्सक्यूज़ कर लें, या एक्सक्यूज़ से मुराद है कि भाई अभी आप लेवल 1 पे हैं और लेवल 1 पे ही हैं और लेवल 1 पे ही हैं। आप इतनी ही एफर्ट कर पा रहे हैं, अभी आपका स्किल लेवल यहीं पे है। तो इसको हम ऐसा नहीं करेंगे कि बहुत कर्टियस हो गए जी हम, चूँकि सभाबाजी बहुत बहुत अच्छे से प्यार से बात करती हैं, तो चलो इनको लेवल 2 पे कर ही दो, चलो 3 कर ही देते हैं, काम तो ये कुछ कर नहीं रही लेकिन 3 पे कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा। आप जो करेंगे उसके हिसाब से आपको हम आगे लेके जाएंगे। जितने प्लेटफॉर्म्स को आप टैप इन करते जाएंगे उतने ही ज़्यादा फिर हम आपको मज़ीद फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ देते चले जाएंगे। यानी ऐसा भी हो सकता है कि आप 5,000 इस प्लेटफॉर्म से ले रहे हैं, उसके बाद इवेंचुअली आप इतना ज़्यादा दोनों प्लेटफॉर्म को बाकायदा संभाले हुए हैं कि 5,000 आप वहाँ से भी ले रहे हैं, और फिर 10,000 यहाँ से ले रहे हैं तो 10,000 वहाँ से भी ले रहे हैं। तो ये हम करेंगे, इसकी निटिग्रिटीज़ को हम तय करेंगे, इंशाल्लाह बात करेंगे इस पे। और आपसे मैं चाहता हूँ कि हम इसको प्रोफेशनली बात करें, सैलरी की बात करें बाकायदा कि भाई ये होगी, नेगोशिएशन भी छोटी मोटी करें। हाँ, आई नो कि आप लोग मुझसे नेगोशिएट नहीं करते या नहीं करेंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम मॉडल ऐसे ही बनाएं कि ताकि हम जब आगे किसी को रेप्लिकेट करने के लिए दें तो हम बच्चों को भी एम्पावर्ड करके आगे भेजें कि नहीं, आपको बात करनी है, अपनी वेलबींग का डिस्कस करना है, अपने इश्यूज सामने रखने हैं। और इसके बाद आप में से कुछ बच्चे कहें कि ये हमने आपके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस लिया और अब हम बहुत अच्छी तरह जान गए कि मार्केटिंग कैसे करते हैं, बहुत अच्छी तरह जान गए। मैं मार्केटिंग का एरिया मुझे बहुत पसंद आया और मैंने मार्केटिंग को अच्छी तरह से जान लिया। नेचुरली खुद ब खुद जो बच्चा जिस एरिया में अच्छा होगा उसको वहीं आगे पुश किया जाएगा। जो बच्चा कंटेंट में अच्छा है वो कंटेंट में जाएगा, जो रिसर्च में अच्छा है वो रिसर्च में जाएगा, आइडिया जनरेशन में अच्छा है आइडिया जनरेशन में चला जाएगा, मैनेजमेंट में अच्छा है मैनेजमेंट में आ जाएगा, सेल्स में अच्छा है सेल्स में आ जाएगा। और अगर वो ह्यूमन मैनेजमेंट में अच्छा है, ह्यूमन
कैपिटल को वो इवॉल्व करने में हमारी हेल्प कर सकता है, तो वो उधर आ जाएगा। हम ट्रेनिंग की वीडियोस बनाएंगे तो उन वीडियोस में ज़ाहिर है कुछ बड़े भी होंगे, कुछ बच्चे भी होंगे, तो कोई हो सकता है कोई प्रेजेंटर अच्छा हो, कोई कन्विंसिंगली बात करना अच्छी जानता हो, तो हम उसको वहाँ यूटिलाइज कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि मेरे पास जोन्स इतने हैं कि यहाँ बैठे हुए जितने बच्चे हैं उन सबको ही नहीं बल्कि और बच्चों को भी हम टेक अप कर सकते हैं। जी जनाब, आप सवाल करती हैं छोटा सा, मैं जवाब देता हूँ आधे घंटे का। अब बताइए क्या समझ में आया? जी सर, आधे घंटे का जवाब ज़रूरी था बिकॉज़ हमने बिगर पिक्चर देखी थी, तो अब ये ज़्यादा प्रैक्टिकल और रेलेवेंट लगता है। तो ओवरऑल मेरा ये ख्याल है कि इस फ्रेमवर्क ये बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है और इसके ऊपर काम होना चाहिए और इंशाल्लाह होगा। बस हमें थोड़ा-सा इसकी वीकनेसेस को देखना ज़रूरी है क्योंकि वाक़ई ऐसा है कि जेन ज़ी को एंगेज करना इन चीज़ों में बहुत डिफ़िकल्ट होता जा रहा है बिकॉज़ ऑफ देयर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जिनके अंदर वो एंगेज होते हैं। तो हमें अपने प्लान को थोड़ा एंगेजिंग बनाना पड़ेगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को कैप्चर कर सकें। जी, इसमें बहुत सारे एरियाज़ हैं, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ बच्चे या कुछ लोग होंगे जो पाइपलाइन डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस्ड होंगे। तो फिर हम अपना जो इतना 25-30 सालों का एक्सपीरियंस है जेन ए बी सी डी ई एफ जी एच से लेके जी तक को एंगेज करने का उस एक्सपीरियंस को हम उनके सामने रखेंगे कि ये जो जो हमारी टीम है ये किस तरह से एंगेज होगी। इस एंगेजमेंट के लिए हम अपनी जो सब टीम्स हैं उनके ओनर्स को या उनके मॉडरेटर्स को कैसे एम्पावर भी करें, एजुकेट भी करें, प्रैक्टिस भी कराएं उनको कि आपको अगर टीम लेके चलना है तो आपको ऐसे लेके चलना होगा। ये हमारे एम्पावरमेंट का कोर्स हमारी एक टीम ने बनाया हुआ है, उसकी ट्रेनिंग मौजूद है यूडेमी पे, पहले वो जाके ट्रेनिंग लीजिए ताकि आप ये समझ सकें कि किस एरिया में, किस जोन में बच्चों को किस तरह से एंगेज करवाया जाएगा और वो आपके साथ कनेक्ट रहेंगे। तो पर्पस नहीं है मेरे ख्याल से ना, बच्चों के पास जब पर्पस होता है ना तो वो डिस्ट्रैक्शंस, क्योंकि बिलाखिरकार जनरेशन कोई भी हो, हैं तो ह्यूमंस ही। जनरेशन तो सिर्फ वो हालात हैं जिन हालात से गुजरते हुए वो यहाँ तक पहुँचे हैं। और लेकिन वो बॉडी, वो सोल, वो स्पिरिट, वो तो वही है, तो वो इंसान की नहीं बदली। तो वो जो फैक्टर्स हैं जो किसी भी शख्स को मोटिवेट कर सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं, वो फैक्टर्स आज भी वही हैं। तो होपफुली हमारा एक्सपीरियंस काम करेगा इंशाल्लाह इन लोगों के लिए। अच्छा, अब हम मूव इन कर रहे हैं भाई आप लोगों के लिए उस एरिया में जो कि अब हम बात करेंगे आज की अप्लाइड एक्टिविटीज़ की। तो मैं ये जानना चाहूँगा, हालांकि मेरे जहन में ये है कि मुझे किसको कहाँ यूज़ करना है, और आप अपना जवाब देते हुए भी ये ओपन माइंड रखिएगा कि मैं आपके सेलेक्टेड जोन के अलावा भी मैं आपको कुछ एरियाज़ में पुश करूँगा थोड़ा सा, ताकि आप कन्विंस हो जाएं, कभी इस तरह से कन्विंस हो जाएं कि हाँ ये जोन वाकई मेरे लिए था भी नहीं, या कभी आप इस तरह से कन्विंस हो जाएं कि ओहो मैं तो ओवरलुक कर गया, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया था, मैंने इस पे काम करने का सोचा भी नहीं था। तो वो एक्सपोजर देना मेंटोर का काम है कि वो ये देखेगा कि किस बच्चे को कहाँ एक्सपोजर देना ज़्यादा बेहतर है। तो वो ऐसा भी हो सकता है कि आपने खुद जो सेलेक्ट किया हो मैं सिर्फ वहीं आपको एक्सपोज करूं, और ऐसा भी हो सकता है कि मैं उसके बियॉन्ड एरियाज़ में भी आपको एक्सपोजर देने की कोशिश करूं। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी आपको आज के दिन क्या लगता है कि मैंने जो बहुत सारे काम बताए जिनमें से एक है परफ्यूम मेकिंग, परफ्यूम डिज़ाइन, यानी प्रोक्योरमेंट एंड प्रोडक्शन, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग, तो इनमें से कोई कौन सा जोन आपको अच्छा लगता है? सिमिलरली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सॉफ्टवेयर मार्केटिंग एंड सेलिंग एंड देन सॉफ्टवेयर गेटिंग इट डेवलप्ड, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड देन सेटिस्फाइंग द कस्टमर, ये एक जोन है। न्यूज़ मैनेजमेंट में एक्चुअली इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है कि आपको आपको खुद कोई एक न्यूज़ नहीं लिखनी, एआई का दौर है, तो हम किस तरह से मैनेजमेंट करेंगे इंफॉर्मेशन की,
पुल करेंगे दुनिया भर के सोर्सेज से और उसको पुश करेंगे अपने चैनल्स के ज़रिए से और अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे। ये एक जोन है। कंटेंट क्रिएशन, एजुकेशनल एज वेल एज एनी सॉर्ट ऑफ कंटेंट, चाहे वो किताब हो, चाहे वो वीडियोस हों, वो इंफॉर्मेटिव वीडियोस हों, रिलीजियस हों, एजुकेशनल हों, या लाइटर वीडियोस हों जो कि लोगों को एक हेल्दियर डायरेक्शन की तरफ छोटा सा पुश कर दें, नज कर दें, ये एक है। और इसको लिंक करते हैं हम यूट्यूब, पूरे यूट्यूब चैनल। फिर उसके बाद हमारे पास ट्रेनिंग जोन है जिसमें हम यूथ को, पेरेंट्स को, ट्रेनर्स को, टीचर्स को ट्रेन करेंगे, उसके लिए अपने कोर्सेज बना के उनको सेल करेंगे और उनको मार्केट करेंगे। और तो ये एक पूरा काम है। और एक काम स्कूल मैनेजमेंट भी है। स्कूल में भी मैं आप लोगों की इंगेजमेंट चाहता हूँ, जो कर सकता है। स्कूल मैनेजमेंट में आपको पता है कि मैं पूरा एक एक्सपेरिमेंटल स्कूल रन कर रहा हूँ जिसमें कि हम करिकुलम, एकेडमिक्स, डेवलपमेंट, हर चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और हर जोन से। एक रिसर्च ये है कि क्या पढ़ाना चाहिए, दूसरी रिसर्च ये है कैसे पढ़ाना चाहिए, तीसरी रिसर्च ये है कि वो जो लोग आपने पढ़ाने के लिए हायर किए हैं उनको कैसे सिखाएं और वो क्या सिस्टम बनाएं कि वो पढ़ा और वो सिखा सकें और वैसे पढ़ा और वैसे सिखा सकें जैसे आपने सोचा है। और फिर इस पूरे डेटा को प्रेजेंट कैसे किया जाए। फिर एक गेम है कि कम्युनिटी को कैसे एलिविएट किया जाए, पेरेंट को कैसे समझाया जाए कि आपके गोल्स ठीक नहीं हैं, आपको यहाँ नहीं, यहाँ सोचना चाहिए। और फिर बच्चों को कैसे एक इस बात का एहसास दिलाया जाए कि जो अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल रही हैं उसको उनको उनको इफेक्टिवली कैपिटलाइज करना चाहिए, पैसिव होके ऐसे जोन में नहीं चले जाना चाहिए कि जिसमें कि वो रिलैक्स हो गया कि अब अपना तो बड़ा आसान हो गया भाई मामला। तो ये सारे जोन्स हैं। मैं बारी बारी जानना चाहूँगा कि आप इसमें से कहाँ काम कर सकेंगे। स्कूल के लिए स्कूल मौजूद है, उसी में काम होगा। वीडियो मेकिंग के लिए हमारे पास एक स्टूडियो टाइप होना चाहिए होगा जिसमें वीडियो मेकिंग और वीडियो एडिटिंग और कॉन्सेप्चुलाइजिंग, इन सारे एरियाज़ को करने के लिए एक जगह, एक जोन हम बनाएंगे। क्रिएटिव जोन होगा हमारा। इस क्रिएटिव जोन में हम कुछ मल्टीपल इस तरह के काम कर रहे होंगे। इसी तरह से न्यूज़ और क्लाइंट हंटिंग फॉर सॉफ्टवेयर एंड क्रिएटिंग अ बैकबोन फॉर द डेवलपमेंट एंड डिलीवरी, ये पूरा एक जोन है। तो आप, मेरे ख्याल से मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुका हूँ इन एरियाज़ को। तो आप बताइए कि आप इनमें से पर्सनली किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो अब हम, ज़ैनब बाजी माशाल्लाह काफ़ी देर से बोलती नहीं। अच्छा, एक मेरा एक और काम भी है। आप लोग कहेंगे कि क्या है, क्या हो रहा है भाई, तो कितने काम है। एक छोटा सा काम मैंने साइड में और निकाला है, वो मुझे फैसिलिटेट करने के लिए है स्कूल को, लेकिन लॉन्गर रन में हमें कुछ उसके फ़ायदे होंगे। वो हमारा एक और जोन बन सकता है, आगे जाके हम उसमें भी मज़ीद बच्चों को और ले लेंगे, पाइपलाइन और बन जाएगी। वो माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। और टीम्स जो है वो दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशंस में इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है। अब टीम्स को रन करना, टीम्स को मैनेज करना और टीम्स के अंदर मौजूद मुख्तलिफ ऑप्शंस को यूज़ करना, उसके अंदर एप्लीकेशन डेवलप करना, पावर टूल्स को यूज़ करना, उसको ऑटोमेट करना, उसमें फ्लोस को यूज़ करना, उसमें सब कुछ करना, ये एक अलग से पूरा एक पूरी एक दुनिया है। तो इसमें मैं चाहता हूँ कि अली भाई जो हैं वो हमारे लिए काम करें। तो एक बच्चे का तो मैंने खुद ही सेलेक्ट कर लिया कि चूँकि अली आप सब में यंगेस्ट है और वो अभी 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 उसका ओ लेवल्स का पहला एग्ज़ाम हुआ है। तो उसके पास अभी टाइम भी ज़्यादा है क्योंकि इस जोन में अभी लर्निंग काफ़ी सारी है। मतलब सीखने का टाइम लगेगा उसको, साल, सवा साल, 6 महीने, 8 महीने लगेंगे, जिसमें कि वो ये लर्न करेगा कि ऐप्स कैसे डेवलप होती हैं, फ्लो कैसे वर्क करता है, लूप क्या काम करता है, टीम्स का कैसे इम्प्लीमेंटेशन है, पॉलिसीज़ क्या होती हैं। तो ये सीखने में वक्त लगेगा, थोड़ा बोरिंग ज़ाहिर हो सकता है, लेकिन उसके पास तजर्बे के लिए हमारे स्कूल की पूरी टीम्स का सेटअप मौजूद है जिसको कि वो अपने तौर पे डेवलप करता जाए और उसका हमें फ़ायदा भी होता जाए। और जब वो डेवलप हो जाए तो फिर वो अपने अंडर में एक ऐसी टीम तैयार कर ले जो काउंसलिंग, कंसल्टेंसी दे सके, वो ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। खैर, तो अली भाई को मैंने एक जोन तो सेलेक्ट कर लिया जो उनसे हटके है, जो ऑलरेडी मैंने बताए थे। जी, तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा मोहतरमा सबा हसन साहिबा से कि अब तक की बातों में आपको कौन सा जोन
इफ एनी लग रहा है कि आपको करना चाहिए? जी सबा, हैंडिंग ओवर टू यू। मुझे लगता है कि मैं कंटेंट क्रिएशन और डिज़ाइन और डेवलपमेंट की फील्ड में काम कर सकती हूँ और इसमें मेरा इंटरेस्ट भी है। अच्छा, अब इसमें जो मैं जानना चाहता हूँ, मैं थोड़ा डिटेल आंसर चाहूँगा। देखिए, कंटेंट क्रिएशन में एक है कॉपी राइटिंग, आइडिया लिखना, एक है वीडियो मेकिंग, कैमरे की मदद से वीडियो को रिकॉर्ड करना, एक है वीडियो को प्रेजेंटेबल बनाना विद ऑल द टूल्स अवेलेबल, एडिटिंग हो, एनिमेशन हो, सब कुछ, और फिर उसको मार्केट करना। तो आप मुझे थोड़ा स्पेसिफाई करें, क्या ये सारे के सारे कवर हो रहे हैं या इसमें से कोई स्पेसिफिक जोन है? नहीं, मैं स्पेसिफिकली वीडियो एडिटिंग की बात कर रही हूँ। और जैसे कि आपने ऑप्शंस बताए थे कि एजुकेशनल वीडियोस भी हो सकती हैं, तो मैं वो सब ट्राई करना चाहूँगी, लेकिन स्पेसिफिकली वीडियो एडिटिंग की बात कर रही हूँ। ठीक है, इसी तरह से मैं, जैसे मैंने कहा, मैं कहीं ना कहीं आपको पुश भी करता जाऊंगा। इसको मैं कहीं नोट भी कर लेता हूँ, आप लोग भी चाहें तो अपने लिए नोट कर लीजिएगा कि सबा जो हैं वो वीडियोग्राफी की तरफ जाना चाहती हैं। ओके, और वीडियोग्राफी के भी वो एंगल जहाँ पे कि आप उसको एडिट करते हैं। लेकिन मज़े की बात है कि चूँकि आपका एक्सपोजर नहीं है, तो जब आप एक्सपोजर लेना शुरू करेंगी तो हो सकता है आप कहें कि यार ये तो मेकिंग में भी बहुत मज़ा आ रहा है। सिर्फ क्योंकि जब आप एडिट करने बैठते हैं तो आप कहते हैं यार ये जो तुमने मुझे पीस दिया है ना, इसमें इतने मसले हैं, इस पीस में अगर ये नहीं यूं डाल देते, लाइट यहाँ से नहीं यहाँ से आ रही होती, तो मेरे लिए कितना आसान हो जाता। तुम्हारी जो आवाज़ आ रही है इसमें इतनी खड़खड़ाहट है और इतनी बेस खता ख़राब है इसकी, इसको थोड़ा सा बेस को अप कर देते। एज इट्स ऑल अबाउट द बेस, सुना है मैंने ऐसा कुछ। तो तो फिर आपको हो सकता है साउंड में काम करने में मज़ा आने लगे कि यार साउंड भी एक पूरी दुनिया है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। तो थोड़ा एक्सपोजर लेते हैं इस पे, और इसी तरह से आपका कोई ना कोई थोड़ा सा एक्सपोजर ट्रेनिंग में प्रेजेंट करने का भी है। ट्रेनिंग में कोई आपने पार्टिसिपेट किया एज एन एक्टर, एज अ प्रेजेंटर, आपने ट्रेनिंग कंडक्ट करा के देखी और वो उसमें कुछ हो सकता है आपको मज़ा आया हो, तो उस अपॉर्चुनिटी को यहाँ भी हम एक्चुअलाइज करने की कोशिश करेंगे कि बी वन ऑफ द प्रेजेंटर्स। हम कोई ऐसे कोर्स का बनाएं जिसमें कि हम यूथ को टारगेट कर रहे हो, तो उसमें हो सकता है कि आपको मज़ा आए। तो लेट्स कीप एन ओपन माइंड। आई हैव नोटेड द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन उसके अलावा हम कुछ और एक्सपोजर्स पे भी थोड़ा सा काम करेंगे। और ऑफ कोर्स स्कूल टीचिंग तो आपकी मजबूरी है ही, उससे तो आपकी जान नहीं छूटेगी। अच्छा, अब हम चलते हैं सबाबाजी टिक। अहमद अब्दुल्ला भाई, आप कुछ कह सकेंगे प्लीज़ इस बारे में? हैं अब्दुल्ला भाई? हैं जी। इससे पहले तो मुझे कुछ इसमें सवाल है कि ये ओरिजिनल जो प्लान था उससे तो तकरीबन 80 डिग्री फ्लिप हो गया। जो ओरिजिनल क्रिएटिव ऑन का जो प्लान बनाया था, फाइनेंशियल मॉडल बना के पेश किया था आपने, उससे तकरीबन थोड़ा चेंज हो गया। जैसे कि आपने कहा था कि जो मेंटर्स होंगे वो चिल्ड्रन को मेंटर करेंगे और चिल्ड्रन एक सर्टेन फी पे करेंगे जिसके तहत एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर सकेगी। इसका मेंशन आपके डिस्कशन में नहीं आया, कि बल्कि उल्टा ये डिस्कशन में आया कि उनको स्टाइपेंड पे किया जाएगा, तो वो किस तरह से वायबल होगा। एक ये सवाल है, और दूसरा ये कि आप ऐसा नहीं कंसिडर कर सकते थे कि 14, 15, 12, 13 साल के बच्चे 3 महीने में उनको इतना करा देंगे, हालांकि हमारे पास भी कोई इंडस्ट्री का स्पेसिफिक एक्सपीरियंस नहीं है, और हम उनको इतना करा दें कि वो पूरे पूरे प्रोजेक्ट्स खुद उनको हैंडल करना आ जाए और वो डिलीवर भी करना शुरू हो जाए, जबकि हम अभी नहीं कर रहे खुद। इस लेवल पे हमने शुरू किया है अभी ऐसा काम करना। तो हो सकता है हम 3 साल लगाए, 3 साल में भी उसको ना आए, हो सकता है वो 3 महीने में कर ले। तो ये सब इफ्स एंड बट्स हैं। और ऐसा वो है कि 100 बच्चे आएंगे तो 70 में से 80 ना कर सके, 20 कर लें, लेकिन वो 100 जो है उनको हम पे करते रहेंगे, क्योंकि उनको काम करने का जो एक्सपीरियंस है वो 3 साल तक में आएगा। 3 महीने के अंदर मैं किसी से उनको ये नहीं कह सकता कि वो प्रोजेक्ट डिलीवर करने के लिए तैयार हो जाएंगे, उनको सब आ जाएगा। अच्छा, अब्दुल्ला भाई ने जो कहा उसमें दो बातें हैं। एक बात ये कि आप एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलें जहां बच्चों को टेक्नोलॉजी सिखाएं। ये इन सर्कल्स में से एक सर्कल और हो सकता है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट।
फॉर टेक्नोलॉजी। ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी होगा, इसमें जो बच्चा आएगा वो टैलेंट पाइपलाइन का हिस्सा नहीं होगा हमारी, बल्कि वो फ़ी पे करके उसकी ट्रेनिंग रिसीव करेगा। टैलेंट पाइपलाइन का हिस्सा वो होगा जो कि उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को बनाने और उसको डिलीवर करने में हमें हेल्प करे, कि जी हम एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं जहाँ बच्चों को हम ट्रेन करें, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी हम मॉडल बनाते हैं। तो ये बात उन बच्चों की नहीं हो रही जो इस तरह से एंटर हों कि वो एंटर हों और वो 3 साल तक हमसे स्टाइपेंड लेते रहें। ऐसा नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि ये वो लोग हैं जो डिलीवर कर रहे हैं प्रोजेक्ट। ये उन लोगों की बात नहीं हो रही जो कि सिर्फ सीखने और सिर्फ टाइम पास करने और कोई कोर्स करने आपके पास आ रहे हैं। अभी हम जिन लोगों से बात कर रहे हैं, इस वक्त मैं जिन लोगों से मुखातिब हूँ, ये वो तमाम वो बच्चे हैं जो कि वो 3 साल 4 साल 2 साल 1 साल लगा चुके हैं अपनी ज़िंदगी का, जिसमें कि उनकी सर्टेन लेवल की प्रोफेशनल डायमेंशन में कोई अवेयरनेस हो गई है। तो अभी तो इनकी इनकी सैलरी मैं दे रहा हूँ ना, तो मैं इनको सैलरी कितनी दूंगा, कब तक दूंगा? तो मेरा जवाब यही है कि इस प्रोग्राम में एंटर वो होगा जो कि सबसे पहले तो उसको इंटरव्यू किया जाएगा, जो वाकई सीरियस हो, प्रोफेशनल लेवल पे एफर्ट करने के लिए तैयार हो। वो नॉन प्रोफेशनल एंगेजमेंट ना करे। वो ये ना करे वो मेरा तो फलाना ये हो गया था, मेरा तो यूँ हो गया था, वो मैं तो सो गया था, मैं उठ गया था, मेरे खाना बन गया था, खाना ख़राब हो गया था, खाना पक गया था, नींद आ गई थी, खेलने चला गया था। जो भी है अपना स्केड्यूल अब आपको मैनेज करना आना चाहिए। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, स्केड्यूल मैनेज करें, डिज़ायर्ड लेवल ऑफ इनपुट जो आपसे रिक्वायर्ड है वो आप दे सकते हो, तभी ये चलेगा। वरना हो सकता है 1 महीने में ही ख़त्म हो जाए। जैसे मैंने कहा कि ये हम ऐसे ही चलाएंगे कि अगर मुझे आपके आने से 10 रुपये का फ़ायदा होगा तो मैं आपको 3 रुपये दे दूंगा। अगर मुझे आपके आने से 10 रुपये का फ़ायदा नहीं होगा तो मैं आपको 3 रुपये नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर देखूंगा कि इनिशियली आप जब एफ़र्ट करना शुरू करेंगे, आप नॉविस होंगे और एफ़र्ट करना शुरू करेंगे, तो नॉविस भी हम वो नॉविस नहीं उठाएंगे कि जी हम 5 क्लास के बच्चे को एज अ नॉविस उठा लिया और सिर्फ उसको पाल रहे हैं। पालने के लिए किसी को नहीं लेंगे। नॉविस इन द सेंस कि वो उस जोन में जाना चाहता है, सीखना चाहता है, काम करना चाहता है, लेकिन अभी उसके पास कोई सिरा नहीं है, लेकिन मेरे पास है। मैं जानता हूँ ये काम कैसे होता है, और वो पूरी तरह से एडल्ट्स की तरह से उसमें पूरा काम करने के लिए तैयार है। तो फिर मैं यकीनन उसको शुरू में सपोर्ट करने के लिए स्टाइपेंड अपनी जेब से दे रहा हूँ। मुझे रेवेन्यू तो कोई नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं उसकी एफर्ट्स को देखते हुए ये एस्टिमेट लगा सकता हूँ कि 4-5 महीने में ये किसी जगह खड़ा हो जाएगा और मैं इसकी बेस पे किसी नेक्स्ट लेवल ऑफ रेवेन्यू की तरफ जा सकूँगा शायद। तो ऐसे ही लोग इन होंगे, और जो इसको नहीं इस तरह से पार्टिसिपेट कर सकेंगे वो उस प्रोजेक्ट में इन नहीं होंगे। हो सकता है वो किसी और प्रोजेक्ट में इस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हो, वो उस प्रोजेक्ट में इन होंगे। तो पहला सवाल आपका ये था कि हम नॉविस, बैकग्राउंड उसका होगा ऑलरेडी हमारे कामों के रिलेटेड। डिपेंड करता है कि किस प्रोजेक्ट में वो इन हो रहा है। हो सकता है किसी प्रोजेक्ट में हमें बैकग्राउंड की ज़रूरत हो तो हम फिर बैकग्राउंड के साथ ही लेंगे। हो सकता है किसी प्रोजेक्ट में हमें पता हो कि यहाँ हम बैकग्राउंड बना लेंगे, इसमें स्पार्क बहुत है, ठीक लग रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है, तो हम उसमें उसकी एफर्ट्स की इंटेंसिटी को देखते हुए उसको एंगेज कर लेंगे। तो अगेन जैसे मैंने कहा कि ये रैंडमली ओपन फॉर ऑल नहीं होगा, बल्कि ये आपसे एफर्ट रिक्वायर करेगा। और इसमें हम आपको बहुत जल्दी आपसे एक्सक्यूज़ भी कर सकते हैं कि नहीं जी आप डिज़ायर्ड लेवल ऑफ एफर्ट नहीं कर पा रहे, इसको रियल वर्ल्ड लाइक नहीं चला पा रहे आप। अच्छा, ये बातें करते करते ऐसा लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा ही प्रेशर क्रिएट करने जा रहे हैं। नहीं, हम प्रेशर भी क्रिएट नहीं करने जा रहे हैं। हम उसमें अपना जो हमारा एक ख़ास स्टाइल है ज़िंदगी गुजारने का, हम उसको ज़रूर सामने रखेंगे। वो ये है कि हम म्यूचुअल सेल्फ रिस्पेक्ट में काम करते हैं। हम ज़िंदगी को लाइटर नोट पे जीने का शौक़ रखते हैं, तो हम हंसी मजाक भी करते हैं, लेकिन हम आपसे एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट और डिज़ायर्ड एफर्ट को एक्सपेक्ट करेंगे। और वो ना होने की सूरत में बहुत पोलाइटली, बहुत अच्छी तरह से काउंसिल करते हुए आपसे एक्सक्यूज़ भी कर लेंगे। तो पहली बात हुई, इन प्रोजेक्ट्स में वो आएगा जो वो एफ़र्ट पुट इन कर सकता है। शुरू में हम कहेंगे कि आपको 1-2 महीने वो एफ़र्ट पुट इन करनी है,
और आपके अंदर सर्टेन लेवल ऑफ एबिलिटी तो हो। फॉर एग्जांपल आप एक्स वाई जी को ले आए डेवलपमेंट में और उसके अंदर वो स्पार्क है ना आती है, तो अब वो एफर्ट भी कर रहा है ना, तो वो कुछ निकल के नहीं आ रहा, तो उसको हम क्यों भेजेंगे आप। हम जैसे हमने कहा कि ये काउंसलिंग भी तो उस टैलेंट पाइपलाइन मैनेजिंग जो हमारा इदारा होगा उसका होगा काम, कि वो ये भी आइडेंटिफाई करता जाएगा कि भाई आपको इस जोन में जाना चाहिए, ये एरिया आपके लिए बेहतर है। जैसे मैंने अब्बास भाई जब आए थे तो उनके बहुत सारे डिज़ायर्स थे, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको मुख्तलिफ एक्सपोजर देते हुए ये समझा दिया है हमने कि उनका जो ज़्यादा जोन है वो सेल्स एंड मार्केटिंग का ज़्यादा है। उस जोन में जाएंगे तो वो कामयाब भी होंगे, उस जोन में जाएंगे तो उनको लगेगा कि मैं कोई और हूँ, तो मैं तो बड़ा अच्छा हूँ। और हो सकता है वही किसी और जोन में जाएं, फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट में जाएं, उनको लगेगा मुझे कुछ भी नहीं आता, बिला वजह टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो हम उसी एरिया में किसी को पुश करेंगे जिस एरिया में वो कुछ कर पा रहा होगा, उसके रिजल्ट्स आ रहे होंगे, तो रिजल्ट्स को हम बेंचमार्क करेंगे। ये बात ऐसी ही है। नंबर एक तो ये 180 डिग्री नहीं घुमा। क्रिएटिव ऑन जो है वो सिर्फ ट्रेनिंग का इदारा नहीं था। क्रिएटिव ऑन जो है वो एक टैलेंट पाइपलाइन डेवलप करेगा, साथ में मेंटोर्स को एंगेज करेगा, और साथ में वो इस बात की कोशिश करेगा कि मुख्तलिफ पॉसिबल बिजनेस एवेन्यूज़ हों जिनमें बच्चे एंगेज हों। उनमें से कुछ एवेन्यूज़ को क्रिएटिव ऑन खुद भी ओन कर रहा होगा। जैसे कि मैंने कहा कि परफ्यूम्स का बिज़नेस है, न्यूज़ का बिज़नेस है, सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट और उसकी मार्केटिंग का बिज़नेस है। तो इसमें जब हम इसको दो तरह से ध्यान में रखिए, एक हम ये पाइपलाइन मैनेज करने वाले लोग हैं जो बच्चों को एक्वायर कर रहे हैं, बच्चों को डेवलप कर रहे हैं और बच्चों को आगे पुश कर रहे हैं। ये बच्चे जो हमने बिल्कुल रॉ एक्वायर किए हैं, इनसे हम फ़ी भी लेंगे, इनको हम ट्रेन भी करेंगे, इनको हम डेवलप भी करेंगे। और जब ये बच्चे किसी मेंटोर के साथ किसी प्रोजेक्ट में कनेक्ट होंगे, तो वो ऑलरेडी हम हमारे रिकमेंडेड बच्चे होंगे, हमने उन बच्चों को छांट लिया होगा, हमारे पास 2000 बच्चे आए होंगे, उसमें से 1000 तो वैसे ही इंटरेस्टेड नहीं होंगे, उनको निकाल देंगे। उन 1000 में से हम कहेंगे कि ये वाले मार्केटिंग एरिया में कुछ इनका इंक्लिनेशन भी है, इनका जोन भी है, और इनको हमने शार्पन स्किल भी कर दी है, तो अब ये आपके मार्केटिंग जोन में आपको अच्छा हेल्प आउट कर सकते हैं। तो अगर आप टैलेंट पाइपलाइन डेवलपमेंट वाले जोन की बात कर रहे हैं, ये वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात हो रही है, ये बात हो रही है उन लोगों की जो कि उन बच्चों को तैयार करेंगे, जो हम मेंटोर्स के पास भेजेंगे कि जी ये हमने 1000 बच्चों में से ये 200 सेलेक्ट किए हैं, इन 200 में से ये 50 मार्केटिंग के हैं, 30 डेवलपमेंट के हैं, 50 क्रिएटिव वाले जोन में, और इनका सर्टेन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, इतना है कि आप काम शुरू करेंगे और इनको थोड़ा सा इनपुट देंगे, इनसे थोड़ी सी मेहनत करवाएंगे, तो ये रिक्वायर्ड लेवल पे जल्दी ही आ जाएंगे, 2 4 5 6 महीने में आपको आउटपुट भी देने लगेंगे। इसी की एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। मैं टैलेंट डेवलपमेंट के लेवल पे मैंने कहा ओके हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम दुनिया से बच्चों को खड़ा करना शुरू करते हैं, तो टैलेंट डेवलपमेंट में भी मुझे एक टीम चाहिए। वो टीम भी आप में से कुछ लोग मेरे साथ मिलकर बना रहे होंगे। हमारी वो टीम बन गई। अब लेट्स सपोज हम प्रोफेशनली ये वाला जोन चला रहे हैं, टैलेंट डेवलपमेंट का जो जोन है। इस जोन में हमने एडवर्टाइज़ किया कि हमें 2000 सीट्स हैं, बच्चे चाहिए हैं, और बच्चे आ गए। उसमें से कुछ बच्चों का इंटरेस्ट था कि जी हम वीडियोग्राफी की तरफ जाना चाहते हैं। तो पहले तो हम उनके अपने करंट स्किल्स देखेंगे, उनका एप्टीट्यूड देखेंगे, उनका बैकग्राउंड देखेंगे, उनकी एस्पिरेशन देखेंगे, साथ में भी देखेंगे वो कितनी एफर्ट डालने के तैयार हैं। तो उनको मुश्किल थोड़े टफ हालात से भी गुजारेंगे, ज़्यादा काम दे के भी चेक करेंगे कि कैसे कर पा रहे हैं। उसके बाद हम ये आइडेंटिफाई करेंगे ये 200 बच्चे जो वीडियोग्राफी में आना चाहते हैं, इसमें से 50 ज़्यादा काम के हैं। उन 50 लोगों की फिर हम 3 महीने ट्रेनिंग करेंगे उन स्पेसिफिक जोन्स में, जिसमें उनको वीडियोग्राफी की कोशिश करवाएंगे, इक्विपमेंट से उनको आशना करवाएंगे, और साथ में उनको प्रोफेशनलिज्म की तरबियत भी देंगे। उसके बाद हम ये कहेंगे कि हाँ अब आप मेंटोरशिप के लिए ओपन है, हमारी तरफ से फारिग हैं। हम स्पेसिफिक 8 10 5 7 मेंटोर्स को आइडेंटिफाई कर चुके होंगे, हम उनके पास आपकी रिकमेंडेशंस भेजेंगे। उस मेंटोर को भी ये पता है कि ये प्रोसेस जो है पाइपलाइन बेस्ड प्रोसेस है, तो अगर मेरे पास 2 बच्चे अच्छे आ भी गए हैं तो मुझे तीसरे को उठा लेना चाहिए, क्योंकि इन 2 में से हो सकता है कोई चला जाए। ये रियलिटी उसको रियलाइज करनी पड़ेगी कि दिस इज अ पाइपलाइन हो बेस्ड सकता है प्रोजेक्ट। वो मेंटर पाइपलाइन वाला भी मेंटर हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक बंदा 2 जगह काम कर रहा हो, ऐसा हो सकता है कि एक शख्स ऐसा हो, क्योंकि इनिशियली हम ऐसे हैं ना कि हमारे पास रिसोर्स पूरे नहीं है। तो हम जैसे मैं खुद हो सकता है कि एक प्रोजेक्ट भी चला रहा हूँ, और जो सुपर हमारा जो स्ट्रक्चर है जिसमें कि पाइपलाइन मैनेजर्स हैं, उस पर भी मैं मौजूद हूँ।
तो मैं दोनों जगह कहीं न कहीं अपना पार्टिसिपेशन कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि कुछ बच्चे स्कूल में भी पढ़ा रहे होंगे, परफ्यूम भी बेच रहे होंगे और पाइपलाइन मैनेजमेंट में भी हमारी हेल्प कर रहे होंगे। तो ये तो ऐसा होगा, आहिस्ता-आहिस्ता एक से ज़्यादा एरियाज़ में आपकी एंगेजमेंट होगी। तो थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, मैं इसीलिए मैंने थोड़ा शुरू में सिंपल रखा कि इतना कॉम्प्लेक्स ना दिखे आपको, कि फिर आप के लिए को ये सब पूरा एज़ अ होल डाइजेस्ट करना मुश्किल हो। तो अब्दुल्ला भाई आप बताइए, कुछ आपको हुई तसल्ली, समझ में आई बात मेरी? जी सर, समझ में आ गई। और जो एरियाज आपने पूछे थे उसमें से मैंने जो आपको लास्ट टाइम भी इंडिकेट किए थे वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी है, और उसके अंदर जो प्रोजेक्ट पकड़ना है और उसको करवाना है वो उसमें सब शामिल होते हैं। तो प्रोजेक्ट को किस तरह से लेना है, प्रोजेक्ट कहाँ से मिलेगा, ये सब चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। उसके अलावा स्कूल में मैं काम कर रहा हूँ, 2 एंगल से काम कर रहा हूँ, टीचिंग भी कर रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन में भी हूँ। और तीसरा जो है वो आपका प्रोजेक्ट एटलस 21 में जो है वो सॉफ्टवेयर साइड से भी है, और एज अ क्या नाम है, न्यूज के अंदर जो आपने एक्सपर्टीज मॉडरेटर। मांगी थी, मॉडरेटर या एडमिन कह लें, जो उसको हेल्प करेगा उनको पब्लिश करने में, तो उसमें भी मैं इंटरेस्टेड था। तो ये है मेरे 2 से 3 फील्ड्स ऑफ इंटरेस्ट इस वाले करंट मॉड्यूल के हिसाब से। अच्छा, एक सवाल आप लोगों की तरफ से बन सकता है कि सर आप, अच्छा एक रह अच्छा हाँ, गया, पूरा करें। एक रह गया, टैलेंट टैलेंट पाइपलाइन वाला भी। ठीक है, तो अब्दुल्ला भाई ने जो है वो 4 एरियाज़ आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें कि ये जाना चाहते हैं। और मैं ये भी, मैंने कहा एक सवाल रह गया कि अगर आप कोई ऐसा आइडेंटिफाई करते हैं कि सर हम ये भी तो कर सकते हैं, तो हम उसके बारे में भी सोचेंगे। अभी ये सारे दरवाजे खुले नहीं हैं, अभी हम इसमें और भी कुछ कर सकते हैं। और मैं अकेला नहीं हूँ इसमें, मेरे साथ और भी लोग हैं, पूरी टीम है हमारे पास। इस प्रोजेक्ट को मैं पिच करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह जल्द ही। मैंने इसको नवंबर में एक्सपेक्टेड है कि मुझे एक प्रेजेंटेशन देनी है। तो वो ना आप वो अपने सीड मनी के लिए प्रेजेंट करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को, ताकि कि लोग इसको सब्सक्राइब करें, और उसके कई मॉडल्स होते हैं, उसको हम सब चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट को मैं इंशाल्लाह प्रेजेंट करने जा रहा हूँ नवंबर में, या हो सकता है कि 1-2 हफ्तों में ही कर दूँ। तो उस वक्त जो है वो, उससे पहले पहले भी हमारे पास और भी चांस है, हम और एरियाज़ भी और जोन्स भी देख सकते हैं। तो ना सिर्फ ये जोन्स भी हो सकते हैं, बल्कि हमारे साथ पार्टनर्स आ सकते हैं, ऐसे मेंटोर पार्टनर्स जो कि हमारे साथ इनिशियली ये पाइपलाइन डेवलपमेंट में हेल्प करें और अपनी एक्सपर्टीज़ लेके अंदर आएँ। और हमारे पास जो जोन्स हैं, इनको हम स्पेसिफिक नाम भी दे देंगे थोड़े दिनों में, तो वो टेक्निकल नाम अच्छे जार्गन्स बन जाएंगी कि ये नीचे वाले जो गोल गोल सर्कल्स हैं इनको हम क्या कह रहे हैं, और जो सुपर स्ट्रक्चर है पाइपलाइन का उसको हम क्या कह रहे हैं, तो अच्छे से नाम दे देंगे इसको। तो ये है कि हमारे पास और एरियाज़ भी खुल सकते हैं। और एक चीज़ आप लोगों ने पूछी नहीं, कि आपके साथ काम करते हुए उसके बाद भी मैं कोई पर्सनली अलग से एक नया प्रोजेक्ट भी करना चाहूँ तो क्या है। तो इनिशियली तो मैं अभी ये समझता हूँ, प्रोजेक्ट से मुराद नई जॉब। नहीं जॉब नहीं, वही प्रोजेक्ट अपना भी। जाहिर है, जब मैं आपको एक्सपीरियंस दे रहा हूँ वीडियो मेकिंग की, तो फिर आपके पास वीडियो मेकिंग का अपनी जॉब भी आ सकती है, पॉसिबली कोई पर्सनल जॉब। तो उससे मेरा मानना ये है कि अगर वो पर्सनल जॉब मेरा क्लाइंट नहीं काट रही, यानी हमारा जो म्यूचुअल क्लाइंट है उसको नहीं काट रही, डायरेक्टली आप उसको नहीं छेड़ रहे, आपके ज़ाती तौर पे किसी जगह से, आपने अब्दुल्ला भाई ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जोन संभाला हुआ है, उनको कहीं से फ्रीलांस से एक और सॉफ्टवेयर मिल गया ज़ाती, जबकि उन्होंने मेरे सारे माइलस्टोन अचीव कर दिए, मेरे गिवन टारगेट्स अचीव कर दिए, मेरे टाइम जो मैंने उनसे एक रिक्वायर किया था वो टाइम पूरा कर दिया, तो फिर मुझे इससे तकलीफ नहीं होती कि वो अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स भी करते रहें, आई डोंट माइंड। मैं ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, वीडियो बनवा रहा हूँ एक बच्चे से, एक बच्चे ने ट्रेनिंग मटेरियल डेवलप किया, मेरी जो रिक्वायरमेंट थी वो सारी पूरी हो गई, उसके अलावा पर्सनली अपना मटेरियल भी डेवलप करता रहे, कोई मसला नहीं है। वो अपनी ट्रेनिंग करा ले, वो अपनी वीडियो एडिटिंग कर ले, वो अपना चैनल चलाता रहे। मेरा एक बच्चा मेरा चैनल ऑपरेट कर रहा है, उस पर पूरी वो मेहनत कर दी उसने जो मुझे रिक्वायर्ड थी। अब अगर उसके पास टाइम बच रहा है तो वो कर ले, अपने चैनल पे काम कर ले, आई डोंट माइंड। कोई मेरे स्कूल के पे मेरे साथ काम करा रहा है, और लेकिन जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली सिचुएशन आएगी तो फिर हम उसको फ्लैग रेज करेंगे।
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे होगा कि क्लाइंट हमारा था, आपने कहा कि मैं कम में कर देता हूँ, जाहिर है आप में से कोई भी ऐसा नहीं है। या हम एक स्पेसिफिक टाइप की ट्रेनिंग ऑफर कर रहे हैं, हमने एग्जैक्टली वही मटेरियल कॉपी पेस्ट कर लिया, तो वो भी जाहिर है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, कॉन्फिडेंस में आएगा। एनडीए साइन करवा लें। नहीं, इंशाल्लाह अभी फ़िलहाल फ़ौरन कुछ साइन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप लेवल्स अप होंगे ना, आप उस लेवल पे आएंगे जहां आप 15,000 से 25,000 की तरफ का सफ़र करेंगे, फिर हम एनडीए भी साइन करवाएंगे और आपको एक्चुअली रियल बात करेंगे। हो सकता है मैं आपसे 25 की नहीं 50 की बात करूं, क्योंकि जब आप ये शो कर देंगे कि नाउ यू नो द गेम एंड यू आर रनिंग द गेम, तो फिर हो सकता है उस जगह से रेवेन्यूज ही इतने आ रहे हो कि वो 25 जस्टिफाई नहीं करता हो। आप कहें भाई 25 दे रहे हैं पर मैं तो 2 लाख तो मैं वैसे ही बैठे बैठे बना सकता हूँ, मैं आपको क्यों टाइम दूँ। तो ऑफ कोर्स उस सूरत में वो मेंटोर फिर आपको ज़्यादा ऑफर करेगा। ये जो मैंने जो बेंचमार्क किया था 5 8 12 15 20 25, ये तो एक जेनेरिक बेंचमार्क था। उस काम में जो रेवेन्यूज़ हैं उसके हिसाब से ही फिर वो फाइनल डील होगी और आपके पास आपको अलाउ होगा। उस पार्टनरशिप में एंटर होना आपके लिए मस्ट नहीं होगा, आपको अलाउ होगा कि आप कहेंगे नहीं सर मैं अब इससे अपना काम की तरफ जाना चाहता हूँ फबिहा। तो मेंटोर को इसलिए इस बात पे ट्रेन करना ज़रूरी है कि भाई इट्स अ पाइपलाइन, इंडिविजुअल बेस्ड नहीं है। आप ये नहीं सोचेंगे कि ये शख्स गया तो सब ख़त्म हो गया, बल्कि आपको मैनेज करके याद रखना है कि मुझे पाइपलाइन मैनेज रखनी है, हर एक का रिप्लेसमेंट रखना है। हाँ, ये ज़रूर हम बच्चों को लाजमन उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसका पार्ट होगा कि आपको अपना रिप्लेसमेंट मेकिंग ज़रूरी है छोड़ के जाने से पहले। तो जैसे ही आप थर्ड लेवल पे आएंगे आपको तैयार करना है सेकंड वाले को अपने जैसा बनाने की कोशिश करनी है। वो नहीं है तो आपको इसकी फ़ाइट भी करनी है कि आपने गलत बंदा यहाँ रखा हुआ है, इसको यहाँ प्लेस नहीं करें, मुझे दूसरा बंदा निकाल के दें। तो ये पूरी जो ह्यूमन रिसोर्स की पूरी एक स्ट्रगल है वो आपको हमारे साथ करनी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं, हम बात करते हैं अब्बास भाई से। अब्बास भाई आप क्या कहते हैं, कौन सा जोन समझ में आ रहे हैं आपको? सर सेल्स का ही ज़ाहिर समझ आ रहा है। अच्छा, सेल्स बोले तो ये तो सारी चीज़ों की सेल्स हो गई, वो तो क्रॉस प्लेटफॉर्म जी। सेल्स हो गई। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि आप क्या न्यूज़ वाले एंगल पे जाना चाहते हैं जो हमारा प्रोजेक्ट एटलस है, या इसको हम खाली अब्दुल्ला भाई को हैंड ओवर करें? मैं एक्सपीरियंस करना चाहूँगा सर। ओके, तो हम इसमें आपको एज अ अच्छा सेल्स की बात करेंगे तो हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि जी आप हर तरह की सेल्स करें। अच्छा, एक हमारा जैसे मैंने कहा था एक प्रोजेक्ट हमारा जो है वो अली भाई कर रहे हैं, तो अब्बास भाई हमारे एक प्रोजेक्ट साइडलाइन ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं जिसमें कि वो लिंक्डइन को एज अ टूल यूज़ करते हुए, टूल फॉर मार्केटिंग, वो क्लाइंट्स हंट करते हैं। हमारी एक पार्टनर कंपनी है कंडक्टिविटी, उनके पास एक्सपर्टीज़ है ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड। तो अब तक वो $100 तो अर्न 100 से ऊपर कर चुके हैं वैसे मेरे ख्याल से, क्योंकि वो सर एक 100 दिरहम दिरहम ऐड 50 करेंगे। दिरहम और ऐड हुए हैं ना उसमें। हाँ, तो वो $100 प्लस 50 दिरहम्स तो अर्न कर चुके हैं 2 महीने में। तो और माशाल्लाह एफर्ट सही जा रही है, मुझे भी खुशी है कि मैं कई स्टम्बल्स के बावजूद हाँ कई अकाउंटेंट्स। कि जिस तरफ हमने इनको गाइड किया था, जो मुझे लग रहा था कि इनका जोन है, जब अपने कोई जोन में जाते हैं ना तो ऑटोमेटिकली शाइन करता है, तो वो जोन के अंदर परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है। और लेवल 2 पे आ चुके हैं बाज भाई इस एरिया में, अपने लिंक्डइन वाले जोन में हम उनकी सैलरी भी बढ़ा चुके हैं। तो ठीक है बाज भाई, मैं इसमें सेल्स के साथ साथ न्यूज़ में मैं इसलिए सोच रहा था कि आप ऑलरेडी लिंक्डइन पे भी हैं, फेसबुक पे भी जा रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो वो जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे कि इस न्यूज़ को हमें स्प्रेड करना है, पुश करना है, वहाँ पहले आपकी प्रेजेंस मौजूद है, तो आप इसमें हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। हो सकता है फिर आपको मज़ा भी आने लगे। तो होपफुली ये बात समझ में आ रही है आपको। जी सर। अच्छा, अब हम बात करते हैं, हम किससे करें, कौन रह गया, जवार भाई। जी जवार भाई। जवार भाई हैं या जवार भाई चले गए? सो गए। अच्छा, तो जब तक जवार भाई सोच रहे हैं
या डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। हम अगला सवाल करते हैं ज़ैनब बाजी से। जी ज़ैनब, आप क्या कहती हैं? हमारी सर इंटरनेशनल आपने ग्लोबल जो पार्टिसिपेंट। मैं आपके एजुकेशनल मॉडल की रिसर्च में इंटरेस्टेड हूँ, वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्टेड हूँ और मार्केटिंग में। बस ये है कि मेरी प्रायोरिटी जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी है। अच्छा, कुछ काम ऐसे हैं ज़ैनब जो कि टाइम बाउंड हैं और स्पेसिफिक टाइम पे ही करने हैं, इसको इस वक्त ही करना है, इस जगह ही करना है। और कुछ काम ऐसे हैं जो कंटेंट बाउंड हैं कि ये काम करना है, आप घर पे करें, यहाँ करें, यहाँ नहीं करें, वहाँ करें, 1 बजे करें, 2 बजे करें, 3 बजे करें, कल से पहले पहले कर दें। तो इस तरह के काम भी होते हैं। तो वो हम देख सकते हैं कि वो कौन से जोन्स होंगे, इनको हम कर सकते हैं। एक चीज़ इसमें कि मैं चाहूँगा कि आप सोचें मज़ीद। आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक ट्रेनिंग रन की थी। तो उस ट्रेनिंग रन करने का जी एक्सपीरियंस सर। आपके पास मौजूद है। और इधर मैं पूरी पेरेंटिंग रिलेटेड प्रोफेशनल वीडियोस की तरफ जा रहा हूँ। और उसी तरह से मैं चाहूँगा कि मैं यूथ को भी टच करूँ, उनके पर्सनल कुछ ऐसे इश्यूज़ को में हेल्प आउट करने के लिए जो उनको लाइफ में हिंड्रेंस बनते हैं, चाहे वो साइकोलॉजिकल हों, चाहे वो एजुकेशनल हों। तो उसमें मुझे लगता है कि यूथ की बात यूथ ज़्यादा अच्छे से सुनती है। तो वहाँ हो सकता है कि हम ऑन फॉर प्रेजेंटेशन, फॉर डिलीवरी, फॉर एंगेजमेंट हम और बच्चों को भी यूज़ करें। तो वो भी एक जोन है, मुझे लगता है कि आपको उससे ऑप्ट आउट नहीं करना चाहिए। जी सर। और आपने बीच में ज़िक्र किया था कि कोर्सेरा और यूडेमी वगैरह पे कोर्सेज़ लॉन्च करने का, तो उस पे मेरा ज़हन गया था इस तरफ कि अगर हम कोई इस तरह का कोर्स लॉन्च करें, तो मैं उसे प्लान भी कर सकती हूँ और एग्ज़ीक्यूट भी। जी बिल्कुल, तो ये भी मैंने लिख लिया है। अब कौन रह गया? आज जो बच्चे आए हुए हैं वो तो सारे हो गए। हमारे पास सुमैया हैं, वो आज नहीं हैं। हमारे पास सफ़िया हैं, वो भी आज नहीं हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी ज़फ़ार भाई वापस आ गए हैं। ज़फ़ार भाई की आवाज़ लगी। जी ज़फ़ार भाई आप बताइए। सर मुझे मतलब मतलब कोई ऐसा वो नहीं लगा जिसमें जो है कोई ज्यादा इंटरेस्ट हो। मतलब मुझे एक दफा एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, उसके बाद फिर पता चलेगा कि किस चीज में ज्यादा मजा आ रहा है या किस चीज में जाना चाहिए मुझे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये तो ऑप्शन हर एक के पास अवेलेबल होगा कि वो कमिटमेंट से पहले इसको इसको एक्सपीरियंस कर ले कि कहाँ क्या काम हो रहा है। ज़ाहिर है एक्सपीरियंस करने से पहले काम हो रहा होगा तो एक्सपीरियंस होगा। तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि जिन्होंने के काम ऑल्दो कि वो बहुत क्लियर नहीं होंगे लेकिन फिर भी शुरू कर दिया होगा, उसके बाद ही उनके पीछे आने वालों को कोई एक्सपीरियंस हो सकेगा। तो हम ठीक है, हम एंगेजमेंट शुरू कर रहे हैं, हम काम शुरू कर रहे हैं, हम डोमेन शुरू कर रहे हैं। और उन डोमेन्स में कुछ काम शुरू हो जाएगा और वो काम होते हुए आपको दिख रहा होगा और उसके उसके बेनिफिट्स भी आते हुए नज़र आ रहे होंगे। तो फिर आपके लिए डिसीजन शायद और ज़्यादा आसान होगा कि हाँ, मुझे इस जोन में जाना चाहिए, यहाँ पे मैं तजर्बा करके देखना चाहता हूँ। फिर उस जगह तजर्बा करके आप कोई रिजल्ट्स क्रिएट कर पाएंगे तो आपको मज़ा ज़्यादा आने लगेगा। आम तौर पे मज़ा जो है ना वो रिजल्ट से बहुत अटैच्ड होता है। अगर आप कोई डिफरेंस क्रिएट कर पाते हैं और एक्नॉलेजमेंट मिलती है आपको किसी भी सूरत में, लोगों की तरफ से फाइनेंशियल एक्नॉलेजमेंट या सक्सेस की वजह से प्रोजेक्ट कंप्लीशन की एक्नॉलेजमेंट, किसी भी तरह की आपको वैलिडेशन मिलती है तो फिर ऑटोमेटिकली आपको उसमें मज़ा आता है। ये है हमारे अंदर बिल्ट इन ना, जब कोई वाह कहता है तो फिर मज़ा आता है, अच्छा लगता है। तो ठीक है, हम जवाब भाई को ओपन रखते हैं अभी। और बाकी जो हमारे बच्चे हैं उनसे हम और पूछ लेंगे इंडिविजुअल लेवल पे। अब्बास भाई आपके पास अरवा भी है और सफ़िया भी हैं, उनसे भी थोड़ा सा इस ये वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे, उनको दिखा दीजिएगा।
तो होपफुली ये एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। आप लोग कहेंगे एमएससीएस का कंप्लीट हुआ नहीं तो टीएसएल का भी पूरा हुआ नहीं, कि आपने क्रिएटिव ऑन के नाम से एक नया चैप्टर खोल दिया। लेकिन हम यही समझते हैं कि बहुत थोड़ी सी ज़िंदगी है, जितना कर सकते हैं उतना कर लें। हाँ, यकीनन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, तो वो अल्लाह ताला ने जिसको जितनी एबिलिटीज़ दी हों वो उतना एक्सपेंड कर जाए। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा-सा है मेरे पास गुंजाइश एक्सपेंशन की, तो मैं उसको भी इस एरिया में भी एक्सपेंड कर जाऊँ इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो होपफुली हमारी यहाँ की डिस्कशन कंप्लीट हो गई, और अब हम फॉर्मल डिस्कशन से मतलब वीडियो एंड करते हैं, ताकि हम फॉर्मल से इनफॉर्मल की तरफ जा सकें। हमारे जो वीडियो के दोस्त हैं जो वीडियो देख रहे हैं, होपफुली ये मेरा कॉन्सेप्ट कुछ उनको समझ में आया होगा, और इस कॉन्सेप्ट की एक मैच्योर और डेवलप्ड वर्जन जिसमें सोशल एंगल भी एक है, उसको लेकर मैं इंशाल्लाह जल्द ही हमारे जो ऐसे लोग हैं जो कि इसको प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना चाहते हैं उनके सामने लेके आऊँगा, ताकि वो फिर अपने तौर पे सोच सकें कि वो हमारी कैसे हेल्प कर सकते हैं। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।